अब हम लोग लाइव जा रहे हैं एंड आई एम सो Right. होपफुल कि स्टूडेंट्स एकदम खुश हो जाएंगे आज तो इस सेशन से। Hopefully. हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैन यू जस्ट कंफर्म वंस इफ यू कैन हियर मी एंड सर? सर आप एक बार हेलो बोल दीजिए सबको। Hi, this is GP here. हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। गुड इवनिंग सबको। आई होप आप सब बहुत ही अच्छा फील कर रहे हो। ऑल्दो कैट प्रिपरेशन में जान तो निकल रही होगी थोड़ी थोड़ी, बट आज हम सर के साथ बहुत सारी अच्छी अच्छी डिस्कशन करने वाले हैं रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन। एंड बिफोर वी बिगिन आई वुड जस्ट लाइक ऑल ऑफ यू टू कंफर्म इफ यू कैन हेयर अस, इफ यू कैन सी अस, सो दैट डिस्कशन का एक भी पोर्शन आप मिस ना करो। ओके, सो आई कैन सी अ लॉट ऑफ cheerful yeses in the comments, तो आप सब रेडी हो? सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि हम लोग इस कॉल पे जस्ट 5 मिनट पहले ज्वाइन किए, 5-10 मिनट। एंड उन 5-10 मिनट में मैंने सर से जितनी चीजें पूछी हैं, 5-10 मिनट में मैं इतनी इंस्पायर हो गई हूँ कि मेरे को लगता है ये सेशन डेफिनेटली हर कैट एस्पिरेंट के लिए, हर एमबी एस्पिरेंट के लिए, चाहे आप कैट 2023 की तैयारी कर रहे हो, 24, 25, 26, कोई भी कैट की तैयारी कर रहे हो, आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू बी एन एनरिचिंग वन फॉर यू। सो बिफोर मूविंग अहेड लेट मी इंट्रोड्यूस गौतम सर। वैसे तो गौतम पुरी सर को इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, बट स्टूडेंट्स लाइक टू पॉपुलरली लाइक कॉल हिम जीपी सर। एंड करियर लॉन्चर के को फाउंडर होने के साथ साथ वो आईआईएम बैंगलोर के एलुमनस भी हैं। एंड इन हिज entire journey throughout, I think he would like to consider himself as an ever learning mentor। यानी कि वो मेंटोर भी करते हैं स्टूडेंट्स को, समथिंग दैट ही रियली रियली लव्स टू डू, but along with that he also really enjoys to learn along the way, which is something I really liked about him while we were having this conversation. So sir, I would really like to welcome you on this channel. It is Thank such you. an honor, such an honor to have you here. So it's my pleasure, Shweta. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस हियर टुडे सर। एंड जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग कैट 2023 एज वेल एज कैट 2024 दोनों को कवर करेंगे, बिकॉज जब मैंने स्टूडेंट्स को पूछा था तो उनके मिक्स सेट ऑफ क्वेश्चंस थे। सो Right. स्टार्ट करने से पहले मैं शुभम का एक कमेंट आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। सो Sure. शुभम ने रिसेंटली आपका कोई सेशन अटेंड किया था इन भुवनेश्वर, एंड ही अच्छा. मेंशन्ड कि वहां पे आपने कुछ ऐसे जुगाड़ शेयर किए थे जो उसकी लाइफ बदल दिए। एंड आई देन रियलाइज कि लॉट ऑफ पीपल इन देयर क्वेश्चंस मेंशन दिस वर्ड जुगाड़। तो अगर आप हाँ. हमें ये बता पाए कि जैसे सब लोग कहते हैं कि कैट में ट्रिक्स होती हैं, शॉर्टकट्स होते हैं, ये जुगाड़ एग्जैक्टली वही चीज होती है या क्या होता है, एंड हाउ डज इट हेल्प अ कैट एस्पिरेंट? अच्छा, पहली चीज श्वेता, जुगाड़ इज नॉट अ शॉर्टकट। जुगाड़ ओके। जो हम कहते हैं, वी आर सेइंग आफ्टर ऑल आपके पास चाहे क्वांट है, चाहे इंग्लिश है, डीआईएलआर है, आपके पास इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में भी होती है, चॉइसेस में भी होती है। एंड काफी सवाल जो आप कॉमन सेंस से निकाल सकते हैं अगर आप पूरी इंफॉर्मेशन को ध्यान से देखें। हम्म। बहुत से आपको क्वेश्चन मिलेंगे स्पेशली इन क्वांट कि आपने क्वेश्चन ठीक से पढ़ा है तो आपको मालूम है मैं आंसर 9 का मल्टीपल है तो आंसर एक ही चॉइस है, उसको मार्क करो और आगे जाओ। मेरे को यानी उस पर रिसर्च करके आंसर नहीं निकालना है। तो जुगाड़ कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स जो आपको बताते हैं इसको कैसे अप्लाई करना है कि इस टाइप के क्वेश्चन में इट इज नॉट अ क्वेश्चन स्पेसिफिक बट इट इज अ सब्जेक्ट स्पेसिफिक। अलजेब्रा में आपको ये 6 चीजें करोगे तो आपके सारे ना सही 10 में से 7 सवाल सही हो जाएंगे। सेम थिंग इन अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्री एंड अदर एरियाज। सो जुगाड़ इज जस्ट अ सेट ऑफ प्रिंसिपल। इनफैक्ट अभी जो शुभम कह रहा है, हम एक सीरीज करते हैं रेस टू 99, उसी का एक सेशन अभी भुवनेश्वर में किया था। तो ओके। उसके अंदर आई डन द कैट 22 का स्लॉट 1 का पेपर जिसमें बताया था जुगाड़ से कैसे आप 22 में से 12-13 सवाल तो आसानी से 99 परसेंटाइल ला सकते हो। तो दैट इज व्हाट जुगाड़ इज। एंड जस्ट लाइक आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, ये सिर्फ क्वांट के लिए एप्लीकेबल होता है या इवन वर्बल या वीआरसी में भी किए जा भी सकते हैं? डीआईएलआर में भी देखो अच्छा। चॉइसेस सब जगह है। जैसे मेरे को टू बी ऑनेस्ट मेरे को इंग्लिश नहीं आती है। मैं बचपन से पढ़ने का शौक था मुझे, मैं पढ़ता बहुत था। हम्म। बट अगर आप मुझे ग्रामर पूछोगे मेरे को कुछ नहीं आता। मेरे को इंग्लिश आती है, मुझे लॉजिक आता है। अगर मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को देखता हूँ मैं उसे इंग्लिश का पेपर नहीं मानता, मैं लॉजिक का पेपर मांगता हूँ। और उसमें भी मेरा ये मानना है 4 में से 3 चॉइस गलत है। आपको मालूम होना चाहिए गलत चीज कैसे आइडेंटिफाई करनी है। करेक्ट। लाइफ में पेपर में सही चीज आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स होने चाहिए ना। ये सही तब है जब हर चीज सही है उसकी। मगर गलत चीज आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे एक ही चीज चाहिए है। तो अगर मैं वो एक गलत चीज आइडेंटिफाई कर लूंगा तो वो में मैं चॉइस हटा देता हूँ। तो 4 में से 3 चॉइस ऐसे हटा दूंगा तो मेरा जुगाड़ यही है कि ये 4 प्रिंसिपल 5 प्रिंसिपल लगा के चॉइस एलिमिनेट करिए, जो बच जाएगा वो आंसर है। इज इट फूल प्रूफ? इज इट 100% करेक्ट? नो, बट इट गिव्स मी अबाउट 85-90% एक्यूरेसी, विच मेरे ख्याल से कैट के लिए बहुत है।
करेक्ट करेक्ट, परफेक्ट है। सर आई थिंक आई वुड लाइक टू स्टार्ट ऑफ विद द मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन जो इस समय कैट 2023 एस्पिरेंट्स के दिमाग में होगा कि अब लेस देन 90 डेज रह गए जब हम ये लाइव सेशन कर रहे हैं, इतने से टाइम में व्हाट डू दे डू, कौन सी जड़ी बूटी का वो इस्तेमाल करें कि इन द गिवन डेज दे क्रैक द कैट एग्जाम एंड दे एस इट विद अ परसेंटाइल जो वो ड्रीम कर रहे हैं। श्वेता, यू हैव क्लियर्ड कैट, कोई जड़ी बूटी नहीं है, आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ। अल्टीमेटली आपको बैठ के काम करना है, डे टू डे एवरी डे आपको 2 से 4 घंटे लगाने हैं, जरूरत है तो 6 घंटे लगाओ, 2 में होता है 2 लगाओ। तो पहली चीज तो है कि कैट प्रिपरेशन इज वेरी, लेट मी से एट टाइम डीमोटिवेटिंग। काम पे काम करे जा रहे हैं लेकिन स्कोर नहीं आ रहा है, तो स्टूडेंट्स को डीमोटिवेशन बहुत हो जाती है। तो आपको उससे बच के रहना है कि ये याद रखना है कि हाँ खराब दिन है, अच्छे दिन भी आएंगे, एंड कीप वर्किंग। सो दी ओनली जड़ी बूटी आई विल से एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, मैं एज्यूम करता हूँ अगर आप कुछ टाइम से प्रिपरेशन कर देते हो, आपके बेसिक्स मैथ्स इंग्लिश के हैं, क्योंकि मैथ्स में पढ़ने के ज्यादा नहीं है, वही 6 8 10 टॉपिक्स हैं। बेसिक्स आपको सिंपल इंटरेस्ट के, परम्यूटेशन के, इनइक्वालिटीज के मालूम है। अब आपका काम खाली इतना होना चाहिए कि आप रेगुलरली मॉक्स दो, हर मॉक को डीपली एनालाइज करो, क्या गलत किया। एंड गलत में मेरे को नहीं, सवाल कौन सा गलत हुआ, मेरा पहला सवाल ये अच्छा था, वो सवाल अटेम्प्ट क्यों किया। इफ यू लुकिंग एट क्वांट और डीआईएल और इंग्लिश, किसी में भी ये सवाल आपको करना चाहिए था, छोड़ देना चाहिए था। वर्बल में आपने आरसी का पैसेज पढ़ा, क्वेश्चन पे गए, समझ ही नहीं आया तो उसको अटेम्प्ट भी क्यों, छोड़ के अगले पे जाओ ना, बिकॉज यू डोंट नीड, दिस पेपर इज नॉट गिविंग यू सफिशिएंट टाइम कि आप 66 के 66 सवाल कर सको। सही है। तो आपको ये लेके चलना है, आपको 20 सवाल तो छोड़ने ना, अपनी मर्जी के छोड़ो, ना कि जो छूट जाए। सो व्हेन यू आर डूइंग द पेपर, आपको प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको पहला चीज आप एनालाइज करते हो, ये देखना है कौन से क्वेश्चन आपको करने चाहिए थे, कौन से नहीं करने चाहिए थे। आसान सवाल अगर छूट गया या गलत हुआ तो क्यों हुआ, मुश्किल सवाल अगर अटेम्प्ट किया तो क्यों किया, और अगली बार इसको कैसे अवॉइड करोगे। अगर आप इस लेवल पे एनालिसिस करते रहोगे हर पेपर का, यू विल स्टार्ट इंप्रूविंग। दूसरी चीज जो मेरे को लगता है बहुत स्टूडेंट्स मिस करते हैं इन देयर प्रिपरेशन इज रिवीजन। एंड मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस करता हूँ स्टूडेंट्स को रिवीजन पे, कि आपने 6 मॉक ले लिए, अब मैं दूसरे मॉक के आपको 10 सवाल दूंगा, आप फिर नहीं कर पा रहे, तो आपने उस पेपर को देखा ही नहीं यानी। ठीक है, सो रिवीजन जरूरी है। रिवीजन कौन से करने हैं, क्वांट के, इंग्लिश के, आप क्वांट और डीआईएलआर के, आपके जो क्वेश्चन आसान होते हैं उनकी करने की जरूरत नहीं, जो आपसे बैठे बैठे हो जाते छोड़ दो उनको। कुछ सवाल इतने मुश्किल होते हैं कि आप कुछ भी करोगे नहीं होते, उनको भी भूल जाओ। जो बचे हुए क्वेश्चन है क्वांट के, डीआईएलआर के, हफ्ते में एक बार बैठ कर उनको सबको सॉल्व कर दो। एंड सॉल्व करने का मतलब पेन उठाओ, पेपर उठाओ, सॉल्व करो, ये नहीं कि सामने देख रहे अच्छा ये है चलो आगे, वो नहीं। बिकॉज अगर आप देखोगे 10th 12th में हम लोग जब बोर्ड की तैयारी करते थे तो हर सवाल को बार बार करे जाते थे, इतनी बार रिवीजन करते थे कि सवाल हम मैकेनिकली कर देते थे। एंड दैट इज व्हाट आई वांट कि स्टूडेंट्स को करे, इसमें अपने मॉक करने हैं, पुराने कैट पेपर करने हैं, एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और क्वेश्चन जो आपसे हो जाते हैं लेकिन कंफ्यूज करते हैं उनको रिवाइज करना है रेगुलरली। दिस इज व्हाट यू कीप डूइंग एंड कीप एनालाइजिंग कौन से सवाल फ्यूचर में करने या नहीं करने हैं। Got it. So to summarize for those students जिनके पास less than 90 days हैं, सर ने 2 जड़ी बूटियां बताई हैं, if you would like to call them that. First is analysis, कोई भी क्वेश्चन क्यों अटेम्प्ट किया, क्यों नहीं अटेम्प्ट करना चाहिए था, कैसे डिसाइड करना है कि कौन सा अटेम्प्ट करना है। एंड सेकंड इज रिविजन, जिसमें सर ने कहा इजी हटा दो, डिफिकल्ट हटा दो, सिर्फ मीडियम जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे थे और जो इंपॉर्टेंट है उनको आपको रिवाइज करते रहना है। सो 90 डेज की ये जड़ी बूटियां हैं। सर आई वुड लाइक टू ऑल्सो आस्क कि इन टोटल प्रिपरेशन में, एंड ये क्वेश्चन 23 24 दोनों के लिए सेपरेटली है, इन टोटल अपनी प्रिपरेशन में एक एस्पिरेंट को कितने मॉक्स देने चाहिए, एंड जिनके पास अब बस कुछ ही दिन रह गए हैं उन्हें कितने मॉक्स देने चाहिए। तो जो अभी कर रहे हैं कैट 23 का लेके चलता हूं, तो मैं ये बोलूंगा आप हफ्ते में 2 मॉक्स ले लो अभी। तो अगर हमारे पास 90 दिन बचे हैं, रफली सितंबर अक्टूबर नवंबर, 90 से कम ही बचे हैं, तो अबाउट 12 हफ्ते बचे हैं, तो आप 24-25 मॉक्स ले लो। बहुत स्टूडेंट जो है कहते हैं मैं हर दूसरे दिन मॉक ले लूं, हर रोज मॉक ले लूं, मैं कभी रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि आप मॉक लोगे तो आप एनालिसिस कब करोगे। अगर आप रोज मॉक लोगे तो ना एनालिसिस कर पाओगे ना रिवाइज कर पाओगे। तो 2 मॉक्स मेरे ख्याल से आइडियल है। बहुत ज्यादा करना चाहते हो तो 3 मॉक कर दो, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। 2 मॉक्स प्लस ओल्ड कैट पेपर इज व्हाट माय स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन इज। जो कैट 24 के स्टूडेंट्स हैं मैं उनको बोलूंगा आपको 40 से 50 मार्क्स देने चाहिए ऑन दी हाई साइड, समथिंग लाइक 35 प्लस इज गुड इनफ वैसे। सो 30 मे बी 50। एंड ये आप अगर मैं लेके चलता हूँ, आप जुलाई ऑनवर्ड लोगे तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 5 से 6 महीने में आपको, अगर आपको 50 मार्क्स भी लेने हैं तो हर हफ्ते आपको 2 से ज्यादा मार्क्स की जरूरत नहीं होगी। तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग आपको जून जुलाई में आपको थोड़े से कम रखने चाहिए, अगस्त ऑनवर्ड आपको वंस अ वीक तो कर ही देना चाहिए है।
So 35 to 40 to my mind is good enough. Got बट it. हर मौका, सॉरी श्वेता, बट हर मौका अगर आपने पेपर लिया है और एनालाइज नहीं किया कि आपने बिहेवियरली क्या सही किया, क्या गलत किया। मैं पैसेज पढ़ता हूं, पैसेज पढ़ने के बाद सवाल पे जाता हूं, फिर वापस पैसेज में जाके आंसर ढूंढता हूं, तो दैट इज अ बिहेवियर इशू कि मैं पैसेज ढंग से नहीं पढ़ा, इसलिए मेरे को प्रॉब्लम आ रही है। यू हैव टू लुक एट दोस इश्यूज एंड यू हैव टू एनालाइज दैट एंड रेक्टिफाइड। अगर आप वो एनालिसिस और रेक्टिफिकेशन की तरफ नहीं जाओगे तो पेपर लेना बेकार है। इट्स लाइक सेइंग मैं हर 2 दिन में अपना टेम्परेचर चेक नहीं, थर्मामीटर डालूंगा, टेम्परेचर तो हो ही जाएगा जब तक आप करेक्ट। उस पर कुछ काम नहीं करोगे। मेक सेंस। गाइस, ये चीज मैं अपने एक्सपीरियंस से भी बता सकती हूँ। मेरे को एक इंसिडेंट याद आ रहा है। तो जब शुरू शुरू में सर मॉक लेते थे ना, इससे थोड़ा टाइम पहले, जून जुलाई के आसपास, तो क्योंकि मॉक लेने का इतना एक्सपीरियंस नहीं होता था, डर भी लगता था, तो कई बार वीआरसी में इतना फ्रस्ट्रेट हो जाती थी कि मैं डीएलआर पे पहुंचती नहीं थी, पहले ही बंद कर देती थी मॉक। तो मेरे पापा बोलते थे कि दो चीजें करनी बड़ी जरूरी है, एक तो पूरा मॉक लेने के लिए बैठना बहुत जरूरी है, और दूसरा जब हाँ, मॉक कंप्लीट हो जाए तो देखना भी जरूरी है कि जो किया था वो कुछ फायदेमंद रहा भी बिल्कुल। कि नहीं रहा। सो मुझे वही लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस टाइम पे आके शायद पहला वाला तो कंप्लीट कर रहे होंगे, बट सेकंड बहुत सारे लोग मिस आउट कर रहे होंगे इस नहीं, आपके पापा ने एकदम सही बोला। एंड दैट आई थिंक इज वेरी वेरी क्रिटिकल। जो आपके पापा ने बोला उसने शायद आपको अहमदाबाद पहुंचा दिया। समय। चलो, मैं उनको क्रेडिट दे देती हूँ लाइव सेशन में, शायद वो नीचे बैठे अभी देख ही रहे होंगे। तो सर, एक क्वेश्चन, क्योंकि आपने मॉक्स की बात की है, तो जो लोग कैट 2023 टारगेट कर रहे हैं एंड जो 24 बाद में करेंगे उनके लिए भी, अगर आपकी कोई भी मॉक में एक मार्क्स आ रहे हैं, सर्टेन परसेंटाइल आप स्कोर कर रहे हो, कितना हद तक वो रिफ्लेक्टिव है योर एक्चुअल कैट परसेंटाइल के? एंड एक ओके। स्टूडेंट का, एनोनिमस स्टूडेंट था, बट उसका ये स्पेसिफिक क्वेश्चन करियर लॉन्चर के मॉक्स के लिए भी था कि जो आपका प्रिडिक्टिव परसेंटाइल, कुछ ऐसा उन्होंने बोला था, वो कितना एक्यूरेट होता है विजावी कैट का एक्चुअल परसेंटाइल? ओके, अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें हमारा, एट दी हायर परसेंटाइल लेवल्स वी आर ऑलमोस्ट करेक्ट, विच मींस 99.45 या 99.4 या 99.48 आ जाएगा। सो जितना आप ऊपर तो आते रहेंगे, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, जो स्टूडेंट्स अपना स्कोर देते हैं वो अच्छे होते हैं। जब मुझे मालूम है मेरा पेपर ही खराब हो गया तो मैं अपना स्कोर भी नहीं शेयर करता। सो बिलो 80 परसेंटाइल हमारे उतने अच्छे नहीं होते। 80 to 90 इज फेयरली गुड, 90 to 95 is very good, and 95 plus is excellent. इसमें ओके। एक छोटी सी assumption है कि you are by and large performing the same in the actual cat also. Okay, so ये definitely है कि predicted percentiles हमारे fairly accurate होते हैं। अगर आप 95 प्लस वाले में है तो, एंड वो जरूरी इसलिए हो जाता है कि इससे स्टूडेंट्स को ये पता चल जाता है, अच्छा इस कॉलेज से मेरे को कॉल आने का चांस है। ऑब्वियसली आप प्रोफाइल भी आपका मैटर करता है, आपका बैकग्राउंड, एकेडमिक्स का, 10th 12th ग्रेजुएशन के मार्क्स, वर्क एक्सपीरियंस, सब भी मैटर करता है, बट एटलीस्ट परसेंटाइल वाला हर्डल आपका क्लियर हो जाता है कि आपको क्या आ रहा है। ओके, सो फेयरली एक्यूरेट इज व्हाट आई वुड से। ओके। एंड लाइक अ फॉलो अप, ये किसी ने पूछा तो नहीं था, पूछना चाहिए था इन लोग को, बट मैं उनके बिहाफ पे ये पूछ लेती हूँ कि अगर किसी का इस समय कम परसेंटाइल आ रहा है, मान लीजिए 60 70, तो क्या उनके लिए ये स्कोप होता है कि वो उसको 95 तक ले जाएं? या मैं आपको इन अदर वर्ड्स ये पूछती हूँ कि आप कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बता सकते हैं कि कोई पर्सन अपने मार्क्स में 15 मार्क्स कैसे बढ़ा ले? उतने भी बहुत होंगे। श्वेता, इसको जो देखे ना, आपको मैं अब एक दो केसेस सुना सकता हूँ। हमारा स्टूडेंट था 2-3 साल पहले, नील मर्चेंट, तो 2-3 ही ज्यादा है एक्चुअली, बिट्स गोवा से था। In the month of October, he was getting about 80-82 percentile. ठीक है। ठीक है, कैट में उसका 99.7 99.8 था। ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम आई एम कलकत्ता। ठीक है, सो सिमिलरली अगर मैं देखता हूँ, मेरी खुद की नीस है, इस साल वो लखनऊ से पास आउट हुई है। उसने तैयारी ही अपनी सितंबर मिडिल में आके शुरू की थी। तो कोविड का दौरान था, तो मैंने कहा तू सब काम छोड़ के घर पे आ जा मेरे। शी स्टेड फॉर मी फॉर 2 months। मैंने गाइड किया, बट उसने काम किया बैठ के लग के। तो पहली चीज है कि हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है। देयर इज नो डाउट कि अगर आप 60-70 पे हो तो हो जाए, तो भी आप 95 क्या 99 पे भी जा सकते। दूसरी चीज जो मेरे को स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि परसेंटाइल को आप मत देखो। परसेंटाइल आपके कंट्रोल में नहीं है। परसेंटाइल इज अ फंक्शन ऑफ आपकी परफॉर्मेंस एंड एवरीवन एल्सेस परफॉर्मेंस। आपके कंट्रोल में क्या है, आपके मार्क्स क्या आएंगे। सो आप अगर परसेंटाइल देखते रहोगे, बोलोगे उसका इतना अच्छा हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा, आप खाली ये देखो इस पेपर में मेरे 53 मार्क्स आए हैं कि 48 मार्क्स आए हैं कि 60 मार्क्स आए हैं। अगर मेरे इस पेपर में 50 मार्क्स आए हैं, अगर सेक्शन बाय सेक्शन देखता हूँ, वर्बल में मेरे 22 आए हैं, डीआईएलआर में 12 आए हैं, 16 आ गए हैं क्वांट के अंदर मेरे, तो अब ये देखो आपके उसमें कितने इंप्रूव हो सकते थे। कौन से ऐसे क्वेश्चन थे वर्बल में जो आपके सही होने चाहिए थे लेकिन गलत हो गए, और क्यों?
हम्म। डीआईएलआर में आपके कौन सा सेट था जो आपने मिस किया, और जो आपने सेट किया भी उसमें आप मुश्किल सवाल किए कि आसान सवाल किए, और मुश्किल छोड़ा तो क्यों नहीं छोड़ा। सेम थिंग इन क्वांट। तो अगर आप मार्क्स पे फोकस रखोगे तो आपका फोकस बहुत क्लियर रहेगा। फॉर द सिंपल रीजन, अगर हम कैट लास्ट ईयर का देखते हैं, कैट 22 99 परसेंटाइल 84 मार्क्स पे था। एंड आई एम श्योर जितने स्टूडेंट बैठे हुए आपका ये शो देख रहे हैं, शायद 50% तो किसी ने नहीं आएंगे 10वीं 12वीं में कभी भी। यहाँ पे 50% पे आपका 99.5 परसेंटाइल होता है। सो विच इज व्हाई आई वांट स्टूडेंट्स टू रिमेंबर, आपका काम है परसेंटाइल नहीं। योर जॉब इज टू लुक एट योर मार्क्स एट योर परसेंटेज मार्क्स। आप अपना परसेंटेज मार्क्स बढ़ाते जाओ, होता जाएगा आपका। एंड अगेन इसी हिसाब से देखते हैं, अगर मैं 99 परसेंटाइल भी देखता हूँ 84 मार्क्स। डीआईएलआर में 99 परसेंटाइल लास्ट ईयर अबाउट 25-26 मार्क्स पे था। क्वांट के अंदर 99 परसेंटाइल वाज अबाउट 35 मार्क्स, एंड वर्बल वाज अगेन अबाउट 35-36 मार्क्स। तो 35 मार्क्स क्वांट, एंड इसका मतलब 12 सवाल हुए ना, 12-13 सवाल। डीआईएलआर में अगर 8 से 9 सवाल हो गए, आप आगे हो। सो रादर देन वरिंग अबाउट परसेंटाइल, टेल योरसेल्फ डीआईएलआर 8-10 सवाल करने हैं मुझे, मैक्सिमम 2 सेट्स। क्वांट के अंदर अगर मैंने 10 एक सवाल कर लिए तो वर्स्ट केस में भी 90 परसेंटाइल तो आ जाएगा। वर्बल के अंदर जो, अगेन अनलाइक क्वांट एंड डीआईएलआर, वर्बल में आप कभी ये नहीं कह सकते सही है कि गलत है, वो बाद में पता चलेगा, कहते हो तो सब सही लगता है। बट उसमें भी इफ यू जस्ट फोकस ऑन द प्रोसेस, जो मैं एलिमिनेशन प्रोसेस बताता हूँ, यू विल फाइंड कि उसमें भी आपके 30-32 नंबर आ जाएंगे। सो 84 मार्क्स लाने के लिए, 85 मार्क्स लाने के, 13 वर्बल, 13 क्वांट, एंड 30-30-60 एंड 25 इन डीआईएलआर, ये आ सकता है। मुश्किल नहीं है ये, बट करेक्ट। ऑब्वियसली मेरा कहना बहुत आसान है, काम करना पड़ता है। करना उनको ही पड़ेगा, राइट सर। सर यहाँ पे क्योंकि आप अपने स्टूडेंट्स का एग्जांपल दे रहे थे, मैं आपको जस्ट एक मेमोरी लेन में पीछे जाने को रिक्वेस्ट करूंगी। क्या आपके कोई ऐसे स्टूडेंट हैं, क्योंकि आपने जो एग्जांपल दिया बिट्स गोवा, तो वो क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिलेटेबल नहीं होता, दे लाइक कि पर हम तो पूरी लाइफ में उतना अच्छा नहीं परफॉर्म किया, हमारे 10th में 12th में कभी भी उतने अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो हम कैसे उस लेवल तक पहुंच सकते हैं। तो उनके दिमाग में एक इनहेरेंट अजम्पशन है, आई डोंट लाइक टू यूज द वर्ड एवरेज, बट अगर कोई मान लो अपने आप को एवरेज समझ रहा है, तो इन दैट केस इज इट डूएबल फॉर देम। एंड मीनवाइल आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट यू गाइस टू टाइप अ यस अगर आपको अभी तक सेशन यूजफुल लग रहा है, सो दैट आई गेट अ फीडबैक। श्वेता, मैं आप एवरेज नहीं, मैं आपको बिलो एवरेज स्टूडेंट का एग्जांपल दे देता हूँ। उसका नाम ओके। गौतम पुरी है। मैं स्कूल में, मेरी रैंक अगर 34 है, इसका मतलब होता था कि मेरी क्लास में 34 पास हुए हैं। मैं कभी फेल नहीं हुआ, लेकिन क्लास की बॉटम रैंक में होता था। जैसे मैं आपको पहले ही बताया था, 10th में मेरे 61% थे एग्जैक्ट। 74 इन इंग्लिश, 74 इन हिंदी, 77 इन मैथ्स। बायोलॉजी के पेपर में 35 नंबर के पेपर में 5 नंबर का अटेम्प्ट था। मेरे को सब याद है अपने बारे में अच्छा। 12th मैथ में 48 आउट ऑफ 100 थे, 65% मार्क्स थे। कहीं कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल सकता था मुझे, 12वीं रिपीट की थी मैंने। उसके बाद अगर मैंने इंजीनियरिंग कर ली, ठीक ठाक कॉलेज, आउटस्टैंडिंग नहीं, चंडीगढ़ से किए केमिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद मैंने जो है आई एम बैंगलोर से एमबीए कर लिया। तो कोई भी कर सकता है। हम लोग में जो आईएम में घुसते हैं, हम में कोई खास बात नहीं है, खाली हमने मेहनत की होती है, ठीक टाइम पे थोड़ा दिमाग लगाया होता है। तो ये मैं बिल्कुल नहीं मानने को तैयार हूं। इसके अलावा आप बोलते हैं चलो तुम तो बहुत पुरानी बात है, तब कौन मिलता था, ठीक है 30 साल पुरानी बात छोड़ देते हैं। मैं आपको हर साल के एग्जाम्पल दे सकता हूँ। एवरी ईयर हम लोग को स्टूडेंट्स दिखते हैं जिनका प्रोफाइल खराब है। हाँ, उस प्रोफाइल की वजह से कई बार होता है उनको कॉल नहीं आएगी। ठीक है, जैसे कि अहमदाबाद बैंगलोर का जो क्राइटेरिया, उसकी वजह से 10th 12th ग्रेजुएशन के मार्क्स अप टू द मार्क नहीं है, तो आपको कॉल नहीं आएगी, ये जरूर हो सकता है। लेकिन आप एफएमएस में चले जाओगे, एफएमएस में जाते हैं हर साल ऐसे स्टूडेंट जिनका प्रोफाइल बहुत खराब है, जो सो कॉल्ड एवरेज है। अभी कुछ दिन पहले मेरे को याद है, एक शिवाजी कॉलेज का स्टूडेंट था जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से, क्योंकि वो आप हो, इट इज नॉट अ टॉप कॉलेज, करेक्ट, इट्स एवरेज या बिलो एवरेज कॉलेज मांगेंगे। किसी के ड्रीम कॉलेज शिवाजी कॉलेज कभी नहीं होता। उससे पहले जो है गाजियाबाद में अजय कुमार का कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, यूपी टेक का है। अगेन मेनी पीपल से हाँ एवरेज, बिलो एवरेज, वॉट एवर यू माइट से, बट वी हैव स्टूडेंट्स जो गए हैं। सो इट हैज गॉट, आपको ये लेके चलना है जो आपके साथ हुआ वो हिस्ट्री है। आपकी हिस्ट्री आपका फ्यूचर नहीं डिफाइन कर सकती, फ्यूचर आप ही डिफाइन करोगे। और अगर आप मान के बैठे हो कि आपका पास्ट खराब है इसलिए फ्यूचर भी खराब है, तो पक्का खराब होगा। वो बदलना आपको है। इट इज अ क्वेश्चन ऑफ योर फेथ, योर बिलीफ इन योरसेल्फ, नथिंग एल्स। करेक्ट। मैं फिर से पापा का ही एग्जांपल ले रही हूँ, मुझे लगता है ज्यादातर चीजें वही बताते हैं, बट वो कहीं से उन्होंने वो डायग्राम देखा था जिसमें होता है ना कि कंट्रोलेबल फैक्टर्स क्या होते हैं, हाँ, अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स क्या होते हैं। तो मुझे लगता है जब राइट। लोग अपनी प्रोफाइल के बारे में सोचते हैं, खासतौर से हिस्ट्री वाली प्रोफाइल हाँ, के बारे में, तो वो जनरली हाँ, अनकंट्रोलेबल्स के बारे में सोचते हैं, जो चीज वो बिल्कुल बदल नहीं सकते हैं। एग्रीड।
मैं इनफैक्ट स्टूडेंट्स को यही बोलता हूँ, आप अपने 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन के मार्क्स नहीं बदल सकते, करेक्ट है। आप अपना एकेडमिक स्ट्रीम नहीं बदल सकते, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो है, नहीं है तो नहीं है, आप अपना जेंडर नहीं बदल सकते। हम्म। एक ही चीज आपके कंट्रोल में ना, कैट का स्कोर, उस पर काम करो, बाकी पाप थोड़े से धुल जाएंगे, पूरे को धुलेंगे कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन एटलीस्ट यू विल बी इन कंटेंशन। करेक्ट है। सर अभी ना बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो ये देख तो रहे होंगे, मोटिवेट भी हो जाएंगे, लेकिन मोटिवेट होपफुली। होने के बाद भी थोड़ी देर बाद दिल भी लाइक कि हमें भरोसा नहीं आ रहा कि हमें कैट लिखना चाहिए या नहीं। एंड देन ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो कैट 2024 को सीरियसली टारगेट कर रहे होंगे, बट हाँ देन दे माइट बी थिंकिंग कि हम कैट 2023 एटलीस्ट लिख देते हैं एक बार के लिए। तो हाँ दोनों ही हाँ। कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए आपका क्या मैसेज होगा? देखो, पहली चीज मैं 24 जो सोच रहे हैं और उनकी एलिजिबिलिटी है 23 के, मैं बोलूंगा लिख लो। हो सकता है यू माइट सरप्राइज योर सेल्फ एंड आपका एक साल बच जाए। होगा कि नहीं हम में से कोई नहीं जानता, बट फॉर्म भर दो और थोड़ा एटलीस्ट मॉक्स लेके शुरू कर दो काम करना। आप खाली इतना काम करो कि पुराने कैट के पेपर्स, कैट 17 to 22 एक बार कर लो, मॉक टेस्ट सीरीज ले लो। ठीक है, ऑब्वियसली मैं तो कई लॉन्चर की टेस्ट सीरीज ही बोलूंगा, बट आपकी मर्जी, कुछ और भी लेना चाहते हो तो मैंने टेक अ लिंक्स मॉक। वैसे डाल दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, अगर किसी को लेनी हो तो ले सकते हो, रेफरल कोड लगा होगा, बट ले तो सकते हो। तो मॉक टेस्ट सीरीज ले लो और एनालिसिस करके उसका करो, बिकॉज आपकी पूरी तैयारी, अगर आपको 10th की मैथ्स आती है, देखो एक चीज याद रखो, डीआईएलआर किसी ने कैट की तैयारी के पहले नहीं किया होता। हम्म। तो बिफोर यू, व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन, एवरीवन इज एट जीरो विद रिस्पेक्ट टू डीआईएलआर। सो वो आप आज शुरू करो या किसी ने 2 महीने पहले किया, सबका। सो 24 की आपकी पेन देने का इरादा है, लेकिन आपकी एलिजिबिलिटी 23 की है। ओल्ड कैट पेपर्स एंड दी मॉक टेस्ट सीरीज, पेपर टेकिंग, एनालिसिस एंड रिवीजन देख के देख लो। होपफुली यू विल डू वेल एंड यू माइट गेट इनटू अ कॉलेज दैट यू डिजायर। ठीक है, नहीं भी हुआ तो एटलीस्ट आपको ब्रॉडली पता लग जाएगा आपको अगले साल के लिए क्या करना है। थोड़ा सा खर्चा है कैट के फॉर्म का, बट आई एम श्योर इतना झेल सकते हैं हम लोग। अगर आप कैट 23 के लिए हो, ठीक है, देन दी ओनली थिंग इज टू गो विद अ पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड। ये मत सोचो यार स्कोर नहीं आ रहा। मैं जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, मैं आपको बहुत से केसेस दिखा दूंगा, अपने सीनियर्स को देखोगे, आपके जान पहचान में लोग मिल जाएंगे। एंड श्वेता, आई एम श्योर आपको भी होंगे, आपके साथ रहे होंगे स्टूडेंट्स कॉलेज में, जो सो कॉल्ड एवरेज बैकग्राउंड या बिलो एवरेज बैकग्राउंड था, बट हम्म। दे मेड इट बिकॉज उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने खाली इतना देखा है इस पेपर में, अगर आप हिम्मत नहीं हारते हो, लगे रहते हो, आपका आउटकम नॉर्मली अच्छा होता है। करेक्ट गारंटी है। नहीं, बट बाय एंड लार्ज आउटकम विल बी गुड। सो प्लीज डोंट गिव अप। दिस इज अ वेरी मोटिवेटिंग प्रोसेस एज सच, बिकॉज हर कोई 99, 99.5, 99.8 परसेंटाइल कर रहा है। हम्म। प्रॉब्लम ये है, हम बोलते परसेंटाइल और सोचते परसेंटेज है। हम भूल करेक्ट। जाते हैं कि 99 परसेंटाइल का मतलब होता है 40, 45, 50% मार्क्स। हम भूल जाते हैं 99.5 परसेंटाइल का मतलब होता है 50 से 55% मार्क्स। तो मेरे को इसलिए परसेंटाइल नहीं करना, आपको भी नहीं करना, जो मैंने पहले बोला था, आप खाली मार्क्स और परसेंटेज पे खेलो। एंड एंड डोंट गेट डिमोटिवेटेड कि उसका इतना अच्छा स्कोर आ रहा है। ठीक है, करेक्ट। मैं ऐसे स्टूडेंट्स को भी जानता हूं जो अपने मॉक्स के स्कोर्स फर्ज करके बताते थे, दिखाने के लिए कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। अल्टीमेटली हुआ तो नहीं। मॉक के स्कोर की कोई वैल्यू नहीं है, एंड मॉक इज नॉट अ सिलेक्शन प्रोसेस, मॉक इज अ लर्निंग प्रोसेस। आपका करेक्ट। काम है इस पेपर को देना, इससे सीख लेना और अगले पेपर में अप्लाई करना, ताकि कैट पहुंचते पहुंचते आपको ये सब सीख मिल चुकी हो, उधर वो गलतियां ना करो। बिल्कुल सही है सर। मुझे ना बहुत अच्छे से याद है, जब ये सितंबर एंड का टाइम आया था, उससे पहले तक मैं मॉक्स जब देती थी तो मुझे वो प्रोसेस अच्छा लगता था और एनालिसिस वाला प्रोसेस बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। राइट। लेकिन उसके बाद ये होने लगा कि मॉक देने का प्रोसेस इतना अच्छा नहीं लगता था, वो तो चलो दे दिया, वो नॉर्मल लगने लग गया। स्कोर आता था, एक्साइटमेंट होती थी कि कितना आएगा, बट वहां पे जर्नी खत्म नहीं होती थी। सबसे बढ़िया पार्ट होता था एनालिसिस देखना कि क्या मैंने वो सही क्वेश्चंस किए थे या नहीं किए थे। राइट। आई थिंक राइट। यू स्टार्ट एंजॉइंग द जर्नी जब आप वो एनालिसिस वाले पोर्शन को बहुत सही से करते हो। दैट्स राइट। सर एक क्वेश्चन इस तरह से है कि इन लास्ट कुछ दिनों में कोई ऐसी स्प्रिंट एक्सरसाइज है जो स्टूडेंट्स इस समय कर सकते हैं टू स्कोर वेल? देखो, स्प्रिंट एक्सरसाइज टू स्कोर वेल विल बी अगेन बॉइलिंग डाउन टू, मैं थोड़ा सा पार्शल हूं कुछ चीजों पे, जो मैं पहले बोला, तो शायद आई माइट एंड अप रिपीटिंग माई सेल्फ। तो व्हेन यू लुक एट स्प्रिंट एक्सरसाइजेस, जैसे कि मैं बोल रहा था कि ओल्ड कैट पेपर्स, ओके। मॉक्स, यही है आपकी स्प्रिंट एक्सरसाइज। इसके साथ जो है, जैसे मैं अपने करियर लॉन्चर के मॉक्स के बारे में बोल सकता हूँ, अलॉन्ग विद एवरी पेपर व्हाट आई डू इज आफ्टर द पेपर, अच्छा ये मॉक हुआ, जैसे अभी CDC 5 हुआ, इसमें मैं 3-4 वीडियोस बनाता हूँ।
क्वांट में विच आर दी क्वेश्चन आपको पक्का अटेम्प्ट करने चाहिए थे, कौन से क्वेश्चन छोड़ देने चाहिए थे, so that people understand how to choose a question and how to select and how not to do it. Same thing for DILR. चारों सेट में क्या खास बात था, आपको कैसे आइडेंटिफाई करना था ये आपके लायक है कि नहीं है, क्योंकि आपके पास 4 सेट करने का टाइम तो है नहीं, ठीक है। इसके अलावा जो है, जो आप जुगाड़ की बात कर रहे थे, मैं जुगाड़ वीडियो फॉर DILR और क्वांट बनाता हूँ कि क्वांट के ये वाले क्वेश्चन आप जुगाड़ से कर सकते हैं, ये टेक्निक लगा सकते थे DILR के लिए। सो वो एक आपके लिए अलग चीज बन जाती है, बिकॉज इफ आई लुक एट 20 CDCs हैं, हर CDC में मैं आपको ऐसे 7-8 सवाल दूंगा, तो आपके पास एक 125-150 सवाल की सीरीज बन जाती है, विच इज व्हाट यू कैन लुक एट। एंड ये चीज मैंने पुराने कैट पेपर्स के लिए भी किया हुआ है। सो कैट 20 ऑनवर्ड्स आई थिंक सारे पेपर्स किए, मुझे चेक करना होगा। 22, 21 तो पक्का है, 20 भी शायद किया हुआ है। सर अब मैं ना सेक्शन वाइज मूव करूंगी, क्योंकि कई स्टूडेंट्स के सेक्शन वाइज बहुत ही स्पेसिफिक डाउट्स थे, एंड ये चीज जो मैं पूछने वाली हूँ शायद वो इवन जैसे कैट 2024 जो प्रिपेयर करेंगे, स्लोली एंड स्टेडीली दे विल रियलाइज कि उनको भी सेक्शंस में ये डिफिकल्टी आएगी। सो एथिया का ये क्वेश्चन था कि अगर उन्हें DILR के सारे ही सेट्स टफ लग रहे हैं, स्पेशली इन अ मॉक सेटिंग, तो उस केस में वो कहाँ से प्रिपेयर करें उस तरह के सेट्स, एंड कैसे वो DILR सेक्शन को अटेम्प्ट करें? ओके देखो, DILR में ना व्हेन यू से सारे ही सेट लग रहे हैं मॉक के या उसके अंदर, तो पहला चीज मेरा ये होगा कि इसका मतलब आपको सफिशिएंट एक्सपोजर नहीं है। जैसे कि मैं कह रहा था, DILR हमने कभी भी पढ़ा नहीं होता, कैट की तैयारी करते तो पहली बार इससे हमारा वास्ता पड़ता है। कुछ लोग होते हैं जिनको बचपन से पजल्स करने का शौक होता है, सुडोकू वगैरह करते हैं, ठीक है, तो यू हैव अ डिस्टिंक्ट एडवांटेज, क्योंकि आपका दिमाग खुला हुआ है, आपको डेटा देख के एनालाइज करने की आदत है। मगर अगर आपने पहले नहीं भी किया हुआ है, खासतौर से कैट 24 वाले जो हैं, तो अभी शुरू कर दो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कैट 24 को ले रहा हूँ क्योंकि उनके पास इस चीज के लिए टाइम है कि आप अपना बेस बिल्ड कर सकते हो। पजल्स का शौक है तो किताबें भी मिलती है पजल्स पे, शकुंतला देवी की काफी पॉपुलर किताबें हैं, और भी बहुत से ऑथर्स हैं, आप उनको उठा के शुरू कर दो, हर रोज एक पजल करो। इनफैक्ट हिंदुस्तान टाइम्स भी आजकल जो है हर मंडे को मेरे ख्याल से एक पजल देता है, उसको आप करना शुरू कर दो। एटलीस्ट आपका दिमाग खुल जाएगा, आपको डेटा देख के उसमें से कहां से क्या इन्फॉर्मेशन निकालनी है वो समझ आने लग जाएगा। एंड अलॉन्ग विद दैट व्हाट यू डू इज, एज यू गो अलॉन्ग, आप जो भी जहां भी कोचिंग लेते हो, क्लासरूम लेते हो, कॉरस्पॉन्डेंट लेते हो, टेस्ट जो भी लेते हो, आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल आता है उसको डिलीजेंटली करो। मैंने बहुत बार देखा है स्टूडेंट को, दिस इज अक्रॉस सेक्शन, स्टूडेंट्स मटेरियल इकट्ठा करते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है, ठीक है। ये मटेरियल इकट्ठा करने की आदत ऑनलाइन बहुत आसान है और बहुत ही यूजलेस है इसमें, क्योंकि आपको जब तक आपके पास एक सेट, आपने जो भी कोचिंग ज्वाइन की है, बाय लाच आप लेके चलो, उसका मटेरियल खराब नहीं होगा। हाँ 19-20 किसी का अच्छा होगा, किसी का कहीं खराब होगा, बट बाय लार्ज इट विल बी सफिशिएंट फॉर कैट। जहां भी जो भी कर रहे हो उसका मटेरियल पहले कंप्लीट करो, उसके बाद कुछ और देखो। उस मटेरियल के अलावा आपको क्या देखना है, ओल्ड कैट पेपर्स। क्वांट के पॉइंट ऑफ व्यू से कैट 1990 से 2022 तक सारे देखने होते हैं। DILR के पॉइंट ऑफ व्यू से कैट 2000 to 2008, 17 to 22, एंड इंग्लिश के लिए 17 to 22। बट स्पेसिफिकली टू कैट इसमें आ जाते हैं, तो पजल्स करो, करना शुरू कर। जो भी आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट होगा, जो भी आप स्टडी मटेरियल लोगे, जो भी करोगे, उसको डिलीजेंटली करो, क्योंकि जो भी आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट से मटेरियल मिलेगा वो एक स्ट्रक्चर्ड प्लान के तहत मिलता है। हर एक का अपना अलग प्लान होता है, लेकिन वो एक प्लान होता है, आपको उसको फॉलो करके उसका मटेरियल खत्म करना है, उसके बाद कुछ और सोचो। आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेप विल बी, एज आई सेड, ओल्ड कैट पेपर्स एंड मॉक्स लेना शुरू करो। ये मत बोलना मेरा सिलेबस खत्म नहीं हुआ, DILR का कोई सिलेबस नहीं है, RC का कोई सिलेबस नहीं है। सिलेबस अगर है तो थोड़ा बहुत क्वांट का है, तो सिलेबस की बिल्कुल चिंता मत करो, आप शुरू करो, क्योंकि आपको पेपर में कहते हुए 2 चीजें सीखनी होती है। एक, कौन सा सवाल अटेम्प्ट करना है, और दूसरी, कौन सा छोड़ना है और क्यों छोड़ना है। छोड़ने की आदत तब तक नहीं पड़ेगी जब तक आप मॉक्स नहीं लोगे। सो दैट इज व्हाट आई वुड से विद DILR, इंक्रीज योर एक्सपोजर। एंड एक चीज लेके चलो, हर रोज आपको 2 सेट DILR के करने ही है। अगर आप, एंड ये खास तौर से मैं कैट 23 के लिए, 22 के लिए बोलूंगा, सॉरी 23 के लिए बोलूंगा, क्योंकि अभी आपके पास 3 महीने हैं कम, कंपेयर टू अगले साल वालों, उनके पास 15 महीने, वो लेजरली कर सकते हैं। अगर आप कैट 23 ले रहे हो और आपको DILR में तकलीफ है, स्टार्ट विद कैट 17 to 22 पेपर्स। ये 5 साल के पेपर, 17, 18, 20, 21, 6 साल, यार 5 क्यों बोल रहा हूँ, 6 साल के पेपर करोगे तो आपको अबाउट 90 डेटा सेट्स मिल जाते हैं। इन 90 को ढंग से कर लो, क्लासिफाई कर लो,
एंड उसके बाद मॉक्स देना शुरू करो, साथ साथ करते जाओ, क्योंकि ये 90 करने से और मॉक्स करने से आपका एक्सपोजर बढ़ जाएगा, आपका डेटाबेस, आपको पता चल जाएगा इस तरह का डेटा आता है तो उसको इस तरह से टैबुलेट करना है। मैंने स्टूडेंट्स को देखा, उनको सबसे बड़ी तकलीफ यही होती है कि डेटा टैबुलेट करना नहीं आता और इन्फॉर्मेशन निकालनी नहीं आती। उसके लिए आपको क्या करना होगा, शुरू में शायद आपको तकलीफ भी आएगी, तो जैसे हमने वीडियो सॉल्यूशन डाले हुए हैं, बाकी लोग भी डालते हैं वीडियो सॉल्यूशन। देखो, वीडियो सॉल्यूशन मेरे को अच्छे लगते हैं खास तौर से DILR के लिए, क्योंकि उसमें आपको स्टेप्स होते हुए दिख जाते हैं, जबकि टेक्स्ट रिटन सॉल्यूशन से कई बार समझ नहीं आता। तो अगर आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलता है DILR का, दैट इज वर्थ इट्स वेट इन गोल्ड, क्योंकि आपको स्टेप वाइज प्रोसेस मिलेगा एंड आपको हर एक तरह के डेटा सेट का, आपको दो या तीन अलग अलग डेटा सेट देख लोगे तो एटलीस्ट आपका स्ट्रक्चरिंग ऑफ द डेटा सही हो जाएगा। जैसे हम लोग बोलते हैं DILR में पहला काम है डिसाइफर, इंफॉर्मेशन क्या दी है वो तो समझ लो, ठीक है। दूसरा इन्फर, ठीक है, ऑल्सो लुक एट द क्वेश्चन, बिकॉज क्वेश्चन से भी आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे कि मैं बहुत सिंपल एक एग्जांपल देता हूं, 6 जने हैं ABCDEF, अलग अलग शहर से हैं। क्वेश्चन कहता है हु स्टेज इन दिल्ली, आंसर चॉइस है ABCD। मेरे ने इनसे ये इन्फर किया E और F जो है दिल्ली में नहीं रहते। दैट इज एडिशनल इन्फॉर्मेशन विच क्वेश्चन हैज गिवन एंड मेरे को डालनी है उसके अंदर। सो गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देयर। तीसरा होता है लेआउट, डेटा टैबुलेट कैसे करना है। चौथा होता है क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली पीपल डिसाइफर करते नहीं, सीधे क्वेश्चन सॉल्व करने में आ जाते हैं, एंड दैट इज वेयर दे स्ट्रगल विद DILR। सर आपने लास्ट बोला सॉल्व करना, पर आपने कहा डिसाइफर, इन्फर, लेआउट, तो लास्ट वाला आर से होना चाहिए ना, DILR। हाँ, DILR लास्ट से होगा रिजॉल्व। अच्छा, रिजॉल्व, ओके, रिजॉल्व है। देखो मेरी रीजनिंग अभी भी अच्छी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्ट सेक्शन का, और बिस्वजीत का क्वेश्चन है। व्हाट ही इज सेइंग इज कि जब मैं किसी भी किताब से या कोचिंग मटेरियल से क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तब तो हो जाता है, लेकिन जो मॉक के अंदर क्वेश्चन आता है कॉन्ट का, वो बहुत एप्लीकेशन बेस्ड लगता है। तो क्या आप बता सकते हो कि वैसे तरह के क्वेश्चंस कहाँ पाए जाते हैं? देखो, कोई भी स्टडी मटेरियल होगा ना, वो लो लेवल ऑफ डिफिकल्टी से शुरू होगा। वो पहला ही काम करेगा, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला दिया, एटलीस्ट वो लगाना आ जाए, यानी इट विल बी द लोएस्ट लेवल, लेवल 1 जो मैं बोलूंगा। उसके अगले लेवल के जो क्वेश्चन होंगे, जो कई बार क्लासेस में कराए जाते हैं, स्टडी मटेरियल में भी, तो अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट की अलग अलग फिलोसफी, सम विल ओनली गिव लो लेवल, सम विल गिव लो, मीडियम, हाई, 3, ठीक है। हम लोग जैसे तीनों लेवल देते हैं बाय एंड लार्ज, ठीक है। सो उसके बाद जो अगला लेवल होता है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द एप्लीकेशन लेवल, जहां पे आपको डेटा दिया हुआ है, आपको ये भी इन्फर करना पड़ता है कई बार कि निकालना क्या है और कैसे निकालना है, और डायरेक्ट फॉर्मुला ओरिएंटेड नहीं है। जो लेवल 1 क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको दिया होगा प्रिंसिपल ये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है, टाइम पीरियड ये है, चलो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल, दैट इज लेवल 1। उसमें आपको कुछ नहीं करना, सीधा फॉर्मुला अप्लाई करना है। ऐसा ही काम बोर्ड एग्जाम में होता है। मगर द मोमेंट यू गो इनटू द नेक्स्ट लेवल, जहां एप्लीकेशन है, जैसे अगेन आपको अगर मैं बोलूंगा स्टूडेंट्स को कि 4.2 का टेबल सुनाओ, मैं बहुत लोगों से पूछता हूँ, लोग डर जाते हैं ये 4.2 कैसे, टू मीट दिस एप्लीकेशन। आपको 4 का टेबल आता है, 2 का आता है, 4.2 into 7 is 28 plus 1.4, ये एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन का मतलब यह है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। इट विल नॉट हैपन ऑटोमेटिकली, एंड देयर यू नीड टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली। ऐसे क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मॉक्स में हर जगह मिलेंगे, कैट के पेपर्स में मिलेंगे, हमारे स्टडी मटेरियल में हम लोग लेवल 2 करके डालते हैं ये। तीसरा लेवल होता है विच इज आउट ऑफ द वर्ल्ड डिफिकल्ट क्वेश्चन। मैं स्टूडेंट को बोलूंगा खास तौर से जो कैट 23 ले रहे हैं उसकी चिंता ही मत करो। किसी भी कैट पेपर में क्वांट में अगर देखते हो या देखते हैं तो 22 में से ऐसे 4-5 सवाल होंगे, एंड 5 सवाल भी अगर निकाल देता हूं 17 सवाल बचते हैं। 12 से 13 सवाल में 99 परसेंटाइल आता है। मुझे उन 5 की चिंता ही नहीं करनी है जो मेरी औकात के बाहर है। मेरे को वो सवाल करने जो मुझे आते हैं, जो मैं कर सकता हूं। सो फॉर बिस्वजीत, आपको अगर एप्लीकेशन वाले सवाल नहीं हो रहे हैं, सो यू नीड टू लुक एट जो भी स्टडी मटेरियल है उसमें मीडियम लेवल ऑफ डिफिकल्टी होगा, या लेवल 2 होगा, या लेवल 3, उसकी क्लासिफिकेशन के हिसाब से। ऑल्टरनेटली आप पिछले 3 साल के कैट पेपर्स उठा लीजिए, या 17 से 22 साल उठा लीजिए ना, 17, 18, 19 उठाइए। इन 3 साल में आपको 3 दूनी 2 स्लॉट थे तो 6 पेपर मिल गए। हर पेपर में 34 क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट 200 सवाल मिल जाते हैं। ये 200 सवाल कर लीजिए, आपका एप्लीकेशन वाला काम एकदम सही हो जाएगा। एंड उसके बाद यही चीज देखिए 21 और 20 में आप अप्लाई कर सकते हो कि नहीं। सर कॉन्ट में ना श्रीश का भी एक क्वेश्चन था। कॉन्ट में ज्यादा दिक्कत होती है लोगों को। आई एम अज्यूमिंग ये दोनों नॉन इंजीनियर्स है। तो एक श्रीश का क्वेश्चन ये था कि जब नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बुक में कोई इश्यू नहीं है, मॉक को एनालाइज करते सॉल्व कर रहे हैं कोई इश्यू नहीं है,
बट मॉक में वो जो टिक 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 टाइमर चल रहा होता है ना, वो पैनिक क्रिएट करता है। सो उसका क्या करना है? कुछ नहीं करना, टाइमर को देखना नहीं है। अगेन, टाइमर मेरे को क्यों पैनिक क्रिएट करता है? क्योंकि मेरे को जो है 22 के 22 सवाल करने हैं। ठीक है, सो जब आप जब मॉक करते हो तो यू बैक ऑफ द माइंड ना, आई एम गेटिंग इवेलुएटेड, कोई मेरे को जज कर रहा है, मेरे स्कोर आएंगे और मुझे पता चलेगा मैं कितना अच्छा या खराब हूं। तो बिकॉज आई एम बीइंग जज्ड, आई स्टॉप बीइंग अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। ठीक है, मगर जब आप घर पे पेपर करते हो या मॉक के बाद भी सेम सवाल देखते हो, आप अंडर प्रेशर नहीं हो, आपको मालूम है कोई आपको देख नहीं रहा है, तो आप उसको शांतिपूर्वक दिमाग लगा के करते हो जाता है। आपको एग्जाम उसी तरह से देना है। आप जब मॉक्स देते हो या कैट देते हो, ये मत सोचो कि इससे मेरी जिंदगी या मौत का सवाल है ये। लोग इसको लाइफ एंड डेथ इश्यू बनाते हैं। आप ये लेके चलो, सवाल है, आता है तो करेंगे, नहीं आता नहीं करेंगे। दूसरी चीज, ये अपने आप को याद दिलाओ बार बार, क्योंकि क्वांट की बात कर रहे हैं, मेरे को 10 सवाल करने हैं। 10 सवाल 30 मार्क्स से 95% ये आप पिछले 3-4 साल का क्या, आप 2017 से सारे पेपर देख लो। 10 सवाल 30 मार्क्स ले आओगे तो 90% तो आ ही जाएगा। अच्छा, मैंने सिंह, मैं 17 से बोल रहा हूँ, तो मैं वो पेपर में जो थे आपके 34 क्वेश्चन क्वांट के थे, तो उसमें 10 नहीं था। ठीक है, बट उसमें 15, 16, 17 सवाल थे, तो रफली 50% अटेम्प्ट की बात करते हैं। तो अगर आप अब करेंट पेपर पैटर्न पे आप 10 सवाल लोगे तो आपका आ ही जाएगा, तो इसका मतलब ये मेरे को टाइम प्रेशर नहीं लेना है। दूसरी चीज जो इसके साथ में जो है, जब मेरे पे टाइम प्रेशर होता है तो मैं क्या करता हूँ, सवाल जल्दी से पढ़ता हूँ। सवाल ने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी दी राइट बी द वैल्यू, मैं कैन नॉट मिस कर गया। सवाल ने कुछ पूछा है, मैं एक इंफॉर्मेशन भूल गया, क्योंकि मैं स्पीड मार रहा हूं। मेरे को अगर टाइम बचाना है ना, तो कभी भी टाइम मैं सवाल पढ़ने में नहीं बचाऊंगा। क्वेश्चन व्हेन आई एम रीडिंग, मेरे को 5 सेकंड 10 सेकंड एक्स्ट्रा लगेंगे, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं कि क्वेश्चन समझ नहीं आएगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। दूसरी जगह जहां पे मैं सवाल में टाइम बिल्कुल नहीं बचाऊंगा, इज सॉल्विंग अ क्वेश्चन। अगर मेरे को कैलकुलेशन डिफिकल्ट लगती है और लिख के करना, मैं लिख के करूंगा, या तो सवाल करूंगा ही नहीं, अगर करूंगा तो मैं लिख के करूंगा अगर मेरे लिए मुश्किल है। तो मेरे को ना टाइम बचाना है सवाल पढ़ने में, ना सवाल सॉल्व करने में। एंड अनफॉर्चुनेटली मोस्ट स्टूडेंट्स वे यहीं पे गलती करते हैं, क्योंकि वो स्पीड मारते हैं तो कैलकुलेशन में भी गलती हो जाती है, सवाल में भी समझ नहीं आता। सवाल में तो अगर टाइम तो बचाना है तो कहां बचाओगे? दो चीजें हैं। मैं अपनी अगर सेल्फ प्रमोशन कर रहा हूं, मेरे जुगाड़ देख लो एक बार, वो आपको बताएगा कि टाइम कैसे बचाया जाता है। बट मोर इंपॉर्टेंटली, आपने वो जो मुश्किल सवाल था जो शुरू करके 4 मिनट बाद छोड़ दिया, वो तो कंप्लीट वेस्ट था ना। वो शुरू ही नहीं करते तो 4 मिनट बच जाते। तो मेरे को टाइम बचाना है मुश्किल सवाल नहीं करके। पेपर के अंदर अभी मैं जैसे, जो शुभम था ना, जो भुवनेश्वर का स्टूडेंट था, हाँ, अच्छा, हाँ, तो करेक्ट। वहां पे मैंने कैट 22 का पेपर कराया, उनको दिखाया, देखो क्वेश्चन 2, 3, 4, 3 और 4 परसेंटेजेस के क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेटेड है, हो जाएंगे सबसे, लेकिन कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, गलती होगी और 5-6 मिनट लगेंगे, छोड़ दो। और उसके अगला सवाल इतना आसान था कि आप कोई भी कर देगा। अगर आप मुश्किल सवाल छोड़ोगे नहीं तो आसान सवाल पे पहुंचोगे कैसे? सो टू एवरीवन हु स्ट्रगलिंग विद टाइम इन क्वांट, टू थिंग्स ओनली: क्वेश्चन ढंग से पढ़ो, टाइम मत बचाओ, और उसके साथ जो है सॉल्व करने में टाइम मत बचाओ। उसमें आधा मिनट एक्स्ट्रा लगता है, दे दो, नहीं तो +3 का -1 हो जाएगा। दूसरी चीज, मुश्किल सवाल को हाथ मत लगाओ, देख के ही छोड़ दो, बोलो औकात के बाहर, आगे चलते हैं, किसी को नहीं पता चलेगा आपने मुश्किल सवाल छोड़ दिया था, सिवाय आपके। मुझे ना आपके ये वाले पॉइंट से, जो आपने पहला पॉइंट बोला ना कि आराम से सॉल्व करो, उससे याद आ गया कि मैं अपने प्रिपरेशन में सिली मिस्टेक्स बहुत ही ज्यादा करती होती थी। तो मुझे आदत थी कंजूसी बरतने की। जब मैं पेपर को यूज करती थी, तो पेपर तो लिखना नहीं है। मुझे ये होता था कि मैं ऐसे छोटा 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 लिखूंगी और फिर उसी में कोई ना कोई सिली मिस्टेक हो जाएगी, तो सॉल्व या तो मेंटली सॉल्व करूंगी, और मैं ऐसी थी कि 2 into 2 3 लिखा हूं या ऐसा कुछ हो जाए, तो वो बहुत ही सिली मिस्टेक्स होगी। फिर मैं एक एक कैलकुलेशन एकदम क्लियर में धीरे धीरे करनी शुरू की, तब जाके ठीक हुआ था ये प्रॉब्लम। एंड श्वेता, ये जो आप बोल रहे हो ना, ये बहुत जरूरी है जो आप बोल रहे हो। मैं बहुत शुरू को देखता हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ, भैया पेपर बचा के घर ले जाओगे, क्या करोगे, ये तो बता दो मुझे। ये पेपर तो कुछ नहीं कर सकते आप। DILR में भी लेआउटिंग बहुत नीट एंड क्लीन करो, साफ साफ होना चाहिए, नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा उसको ठीक। क्वांट का भी आपने जो कैलकुलेशन कर रहे हो, कहीं कोने पे मत करो। आप अपना जब घर पे भी पेपर देते हो, एक रफ शीट मत रखो, रजिस्टर रखो, उसमें करते हो, क्वेश्चन हो गया, लाइन मारो, अगला सवाल करो। ठीक है, उससे आपको ये भी पता चलेगा जब आप एनालाइज करोगे कि आपने पेपर में क्वेश्चन में कहां पे गलती की और क्यों गलती हुई। ठीक है, फाइनली जो आपने एक बोला ना, जो सिली मिस्टेक का 2 into 2 = 3, मेरे को अभी तक याद है 10th के बोर्ड एग्जाम में √196 को मैं 6 लिख के आया। ठीक है,
एंड ये मेरे को दिख रहा था मैं गलत कर रहा हूं, मैं इसको 2-3 बार सॉल्व किया, लेकिन हर बार अंडर रूट 196 इक्वल टू 6 एग्जाम प्रेशर में गलती रिपीट होती है। दिमाग में करेक्ट बैठ गया है तो बैठ गया, वो चेंज नहीं करेक्ट। होगा। वहां तो स्पॉट इसलिए नहीं होता। जल्दबाजी करनी नहीं, पहले पहली बार जल्दबाजी करूंगा तो ये होगा, नहीं करूंगा तो ये कभी नहीं होगा। करेक्ट। फाइनल सेक्शन, रजत का क्वेश्चन है, वीआरसी सेक्शन। हम्म, हम्म, व्हाट ही इज ट्राइंग टू आस्क इज कि हो जाता है मॉक्स में, हम्म, मान लो एक आरसी है, सॉल्व हो जाता है, बट जितने टाइम में होता है वो बहुत ज्यादा है। सो हाउ कैन वी रिड्यूस द टाइम इट टेक्स टू सॉल्व वन हाँ, आरसी? ओके श्वेता, समथिंग दैट आई टेल एवरीवन, आरसी में दो चीज हैं, वन इज कॉम्प्रिहेंशन एंड देन इज आंसरिंग द क्वेश्चंस। ओके, करेक्ट। तो पैसेज जो है जिसने लिखा है, उसने इसलिए लिखा है ताकि आप समझ पाओ, उसकी मंशा आपको कंफ्यूज करने की नहीं थी, वो चाहता था उसका मैसेज आप तक जाए। जिसने सवाल बनाए हैं उसकी मंशा आपको कंफ्यूज करने की है, वो आपका करेक्ट। दुश्मन है, ऑथर आपका दोस्त है। और हम लोग क्या करते हैं, हम क्वेश्चंस पे जाते हैं, अपने दोस्त से बात नहीं करते। सो फर्स्ट थिंग इन आईसी आई विल ऑलवेज से, प्लीज रीड केयरफुली एंड प्रॉपर्ली। आप इतना लेके चलो, आपको एक एक चीज नहीं याद होगी, एक एक वर्ड और एक एक लाइन नहीं समझ आएगा, लेकिन करेक्ट। आपको पिक्चर आ रही है कि नहीं, ब्रॉडली क्या कहना चाहता है ऑथर समझ आ रहा है कि नहीं, ऑथर ओवरऑल पॉजिटिव है नेगेटिव है समझ आ रहा है ना, ठीक है। एक बार पढ़ लो, नाउ गो टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के बाद पढ़ो, समझ आया क्वेश्चन, चॉइसेस देखो, जो समझ आता आंसर मार्क करो, नहीं समझ आता चारों चॉइसेस को एक और बार देखो। आप मेरे जुगाड़ लगा के कोई एलिमिनेट कर सकते हैं, जीजो के आपने सेशन किया है करेक्ट। तो जीजो वुड हैव टॉक्ड अबाउट प्रॉपर्ली, मुझे मालूम नहीं कि बीच के बारे में बात बीस्ट किया कि में, बीस्ट में किया बीच उन्होंने को बात। लगाओ, ठीक है, उसने बहुत अच्छे एक्रोनिम बनाता है, मेरे अपना है लेकिन वो भी सिमिलर ही है, वो बीच को सीधा चिपकाओ, बीच के बेस पे चॉइस एलिमिनेट हो जाती है तो मार्क करो, तो छोड़ के अगले पे जाओ, वापस आंसर ढूंढने नहीं जाना है, इज माई ग्राउंड रूल। क्यों, क्योंकि आंसर वापस ढूंढने जाऊंगा तो पहले ही तो टाइम दिमाग में आएगा कि ये टाइमर चल रहा है, लेट हो रहा हूं, टाइम प्रेशर आएगा, और जल्दबाजी से स्कैन करूंगा, कुछ समझ भी नहीं आएगा, आके और कंफ्यूज होकर -1 ले लूंगा। तो इंग्लिश के अंदर टाइम बचाने के लिए मेरा पहला रूल है, आई विल रीड ओनली वंस बट रीड इट केयरफुली। मैं अपनी नॉर्मल पेज पे पढ़ूंगा, ना स्पीड अप करूंगा ना स्पीड डाउन करूंगा, जो नॉर्मल पेज है। मेरे को मेरा एटलीस्ट मेरे से नहीं होता कि स्लो डाउन करके ज्यादा अच्छा समझ आता है, मेरे से नहीं हुआ, स्पीड अप करके कंफ्यूजन जरूर होती है, तो मैं अपनी नॉर्मल पेज पे करूंगा हमेशा, वर्किंग एट दैट नॉर्मल पेज, जितने हो जाएंगे। कोई सवाल मेरे को बहुत कंफ्यूज कर रहा है मैं छोड़ दूंगा। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ लास्ट ईयर का, मैं नॉर्मली जब कैट देता हूं मैं कभी आंसर मार्क नहीं करता, पिछले 3-4 साल से मैं सुन सुन के दुखी हो गया था, हर कोई कहता था इंग्लिश बहुत मुश्किल है। मैं आफ्टर द पेपर बाकी सेक्शन भी देखता था, पेपर अपने देते हुए मैं देखता था, मैं कहा नहीं इतना मुश्किल नहीं है, बट मैं सीनियर हूं तो मेरे मुंह पे कोई नहीं बोलता था, बट पीछे से आवाजें आती थी, नहीं बस सर आपको क्या मालूम, आप इंग्लिश फैकल्टी थोड़ा हो टाइप्स, ठीक है। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, पिछले साल मैंने कहा इस बार मैं खाली इंग्लिश के आंसर मार्क करूंगा। 16 आईसी के सवाल थे, 15 मेरे सही हो गए थे, ठीक है। एंड उसमें एक गलत पता है क्यों हुआ, उसमें मैंने ज्यादा दिमाग लगा लिया, आंसर मेरे को पहले मैं इंट्यूटिवली जिस पे मार्क करता वही सही था, लेकिन ज्यादा दिमाग लगाया गलत हो गया। ओवरऑल मेरा इंग्लिश में 99.97 था, बट मोर इंपॉर्टेंटली ऑल आई वांट टू से कि यार अगर आप उसके अंदर ज्यादा दिमाग लगाओगे तो बाल की खाल निकालोगे और आता हुआ सवाल गलत कर दोगे। खास तौर से अगर आपकी रीडिंग हैबिट ठीक रही है बचपन से, तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, कोई टेक्निक नहीं लगानी, पैसेज पढ़ना है, जो आंसर दिखता है मार्क करो आगे जाओ, बहुत हुआ तो 20 लगा लो, नहीं तो और कुछ नहीं। तो इंग्लिश टाइम सेविंग, फोकस ऑन पैसेज, अंडरस्टैंड टू द एक्सटेंट पॉसिबल, जितना समझ आया उसके बेस पे आंसर मार्क करो, एंड वापस जाने का कोई फायदा नहीं होता है। ये सब शुरू से जब मैं पूछता हूँ अच्छा वापस जाते हो आंसर मिल जाता है, नहीं मिलता तो जाते क्यों, नहीं सर कोशिश तो करनी है ना भाई, कोशिश करके फायदा नहीं होता तो कुछ और करते हैं ना फिर, ठीक है। करेक्ट। ओके मुझे ऐसा लग रहा है कि इतनी सारी चीजें, सो आई एम टेकिंग नोट साइड बाय साइड, ताकि मैं बाद में एक कमेंट में से समराइज कर दूं, जिससे लग रहा है कितना लंबा कमेंट होगा तो सर वैशाली का एक क्वेश्चन है, एंड दिस इज स्पेसिफिकली ओनली फॉर कैट 2024 स्टूडेंट्स, कि अगर वो कैट 2024 की तैयारी अभी इस समय शुरू करना चाहते हैं तो व्हाट ऑल कैन दे डू, एंड क्या ये बहुत ज्यादा टाइम है, बहुत कम तो डेफिनेटली नहीं है, या एक्यूरेट अमाउंट ऑफ टाइम? नहीं देखो, आई विल से ऑन द लोअर साइड आपको 6 महीने देने चाहिए, ऑन द हाई साइड आपको 12 से 15 महीने देने चाहिए। तो मेरा ये कि डिपेंडिंग अपॉन कहाँ पे हो आप, अगर आपको लगता है कि आप बहुत वीक हो मैथ्स में या वर्बल में या डीआईएल में, आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, तो आप अभी से कोचिंग क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज यू नीड नॉट ज्वाइन एनी कोचिंग क्लास एंड खुद भी तैयारी पूरी कर सकते हो। दैट्स द फर्स्ट थिंग। तो ऐसा नहीं है कि आप जल्दी हो लेट हो,
इस टाइम पे काफी लोग तैयारी शुरू करते हैं, आपको लगता है जरूरत है, आप भी कर सकते हो। दो तीन चीजें जो आपको डेफिनेटली देखनी चाहिए। डू यू नीड स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन एंड जॉइन कोचिंग इंस्टीट्यूट, या खुद कर सकते हो? क्योंकि क्लासरूम में ऐसा नहीं है कि बहुत अलग चीजें होती हैं। अगर आप डिसिप्लिन हो, डेडिकेटेड हो, खुद भी तैयारी कर सकते हो। स्टडी, मैं खाली इतना बोलूंगा, किसी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल पक्का ले लेना, ताकि आपको एक स्ट्रक्चर मिल जाए। क्लासरूम का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? डिसिप्लिन। आपको मालूम है, आपको हफ्ते में 3 दिन 4 दिन 2 दिन क्लास के लिए जाना है, उसके लिए तैयारी करनी है, वहां पे कराया जाएगा, उसके बेस पे आपको घर पे काम करना है। तो बहुत से स्टूडेंट जो होते हैं ना, जो खुद डिसिप्लिन नहीं होते, उनके लिए क्लासरूम बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन हो तो आपको क्लासरूम की भी जरूरत नहीं है। दूसरी चीज जो आपको देखना है कि आपकी बेसिक लेवल ऑफ मैथ्स कितनी है। मैथ्स से डर तो नहीं लगता, जैसे शुरू में शायद कुछ स्टूडेंट्स बात कर रहे थे। अगर ऐसा है तो मैं बोलूंगा, बिफोर यू ज्वाइन एनी कोचिंग, 9th 10th की एनसीईआरटी की मैथ्स की किताब उठाओ, अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा कर लो। बाकी कुछ करो ना करो, क्योंकि 70% ऑफ द पेपर, 22 में से 15 सवाल तो अरिथमेटिक और अलजेब्रा के ही आते हैं। तो अरिथमेटिक अलजेब्रा अच्छी तरह से कर लो, एटलीस्ट एक बार देख लो। क्योंकि जब आप फॉर्मली तैयारी शुरू करो या कोचिंग अगर ज्वाइन करोगे, तो आपका बेस ठीक होगा, आपको क्लास में इतना स्ट्रगल नहीं होगा। तीसरी चीज, गेट इनटू द रीडिंग हैबिट। जितना आप पढ़ने की आदत डालोगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि अल्टीमेटली हम सब लोग बहुत हैं, मैं भी क्वांट का फैकल्टी ज्यादा हूं, डीआईएलआर का ज्यादा हूं, इंग्लिश का कम हूं, बट एंड ऑफ द डे मैं ये मानता हूं, ये पेपर मैथ्स का नहीं है, ये पेपर इंग्लिश का है। ये पेपर इंग्लिश का इसलिए आपका जो है, अगर इंग्लिश में 50 नंबर आ गए, 90% आए तो आप ऑलरेडी हो। अब आपको इंग्लिश क्वांट और डीआईएलआर में आपको खाली सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करोगे, आपका 99% आ जाएगा। तो ये पेपर इंग्लिश का है। दूसरी चीज, कॉम्प्रीहेंशन आपको जितनी आरसी में चाहिए है, उतनी डीआईएलआर में भी तो चाहिए कॉम्प्रीहेंशन। तो अगर आपको कॉम्प्रीहेंशन आपकी अप टू द मार्क नहीं है, तो ना खाली आप इंग्लिश में सफर करोगे, आपका डीआईएलआर में भी तकलीफ आएगी। सो स्टार्ट गेट इनटू द हैबिट ऑफ रीडिंग एवरी डे। कुछ भी पढ़ो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग कहते हैं कि अच्छी किताब कोई कुछ नहीं है। आपको जो पढ़ना पढ़ो, फिल्म मैगजीन पढ़नी है पढ़ो, स्पोर्ट्स मैगजीन कर लो, न्यूज़पेपर लो, उसमें दिल्ली टाइम्स वो भी पढ़नी है, वो भी पढ़ो, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। रीड रीड एंड रीड, क्योंकि जितना पढ़ने की आदत डालोगे उतना आपका कॉम्प्रीहेंशन भी होगा, लैंग्वेज पे भी कमांड आएगा। ठीक है। तीसरी चीज, पजल करना रोज शुरू कर दो। हर रोज एक पजल। ऑनलाइन बहुत मटेरियल है, ऑनलाइन जाओ, आपको रोज एक पजल मिलेगी, सॉल्व करो, and then you can start. If you think you're already at the level where you want to start and join the formal coaching, great, do it. बट अगर आप 2-3 महीना ये बेसिक करके भी जाओगे तो भी आप एकदम ठीक हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड टेक अ कॉल वेदर यू शुड और शुड नॉट ज्वाइन कोचिंग। हमारे लिए बहुत अच्छा, ठीक है, हमारे लिए बहुत अच्छा आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस में आओ, लेकिन आपको ये देखना है आपके लिए क्या अच्छा है, आपको जरूरत है कि नहीं। दैट इज अ कॉल यू शुड टेक एंड नॉट अलाउ एनी वन ऑफ अस टू push you into one of those things. Correct. You decide. And मेरा बहुत सिंपल क्राइटेरिया, खुद पढ़ाई कर सकते हो, yes, don't come to classroom. फैकल्टी डाउट क्लियरिंग कितनी चाहिए? बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, क्लासरूम की जरूरत नहीं है, घर बैठ के खुद पढ़ लो। ओनली थिंग एज आई सेड, स्टडी मटेरियल ले लेना ताकि आपकी स्ट्रक्चर हो सके, एंड मॉक टेस्ट सीरीज पक्का लेना। मॉक्स तो डेफिनेट होते हैं सबके लिए। करेक्ट सर। सर आपको मैं एक चीज बताऊं, जब मैं दिल्ली में थी तो हमारे वहां पे ना ई रिक्शा बहुत होते थे, जो दिल्ली में प्लस नॉर्थ कैंपस में कहीं पे भी जाना हो तो हम ई रिक्शा यूज करते थे। तो मेरी आदत थी, ये फर्स्ट सेकंड ईयर की बात है, जब मैं तैयारी भी नहीं करी थी, मेरी आदत थी, मैं फोन पे ना एक sudoku.com करके एक वेबसाइट, मैं वो हमेशा खोल लेती थी और मैं सुडोकू सॉल्व करती रहती थी बहुत ज्यादा। एंड देन लेटर आई रियलाइज कि डीआईएलआर में कई बार जो टेबल वाले क्वेश्चंस आते हैं, डेटा फिल करने वाले, वो सेम प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होता है। मुझे लगता है वो काफी अच्छा हैबिट है। नहीं, बहुत जरूरी है कि आप ऐसी चीज करते हो। आजकल हर अखबार में सुडोकू आता है, ऑनलाइन भी आप ले सकते हो। एंड एज आई सेड, आई थिंक हिंदुस्तान टाइम्स ही हर मंडे को पजल देता है। मैं भी एक बार वेरीफाई करके आपको कंफर्म करता हूँ। सर श्वेता का एक क्वेश्चन है एंड कोइंसिडेंटली श्वेता ने अभी तैयारी शुरू की है। सो क्वेश्चन ये है कि अब जितना टाइम रह गया है उसमें मुझे तीनों सेक्शंस को कितना टाइम डिवोट करना चाहिए? ओके श्वेता, आपने अभी तैयारी शुरू की है, पहला चीज मैं बोलूंगा, एक मॉक ले लो या एक ओल्ड कैट पेपर ले लो टू अंडरस्टैंड आपका तीनों सेक्शन में इस टाइम पे सिचुएशन क्या है, ताकि तभी आपको पता चल पाएगा तो कि किस सेक्शन में क्या करना है। सपोजिंग तीनों सेक्शन में आपका ठीक ठाक स्कोर आ जाते हैं, देन यू नो कि तीनों में आपको क्या क्या में इतना ज्यादा नहीं चाहिए, यू कैन वर्क विद द बैलेंस। सपोजिंग 2 सेक्शन में बहुत अच्छा आता है,
एक में बहुत खराब है, तो यानी दैट सेक्शन रिक्वायर्स मोर एफर्ट एंड टाइम फ्रॉम यू। सो आपको कितना टाइम देना है हर सेक्शन को विल बी अ फंक्शन ऑफ आपकी करंट सिचुएशन क्या है। एडिशनली आई वुड से कि इन टर्म्स ऑफ टाइम, अगर मैं कहता हूँ एक जनरल रूल लेके चल रहा हूं, बट वो जनरल रूल जो है, जो एवरेज वाले रूल होते हैं ना, वो कभी किसी के काम नहीं आते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमको देने पड़ते हैं। तो ऑन एन एवरेज मैं बोलूंगा आपको हर रोज 2 से 4 सेट डीआई के करने हैं, डीआईएलआर के। हर रोज ऑन एन एवरेज आपको 1 से 1.25 घंटा आपको रीडिंग पे बिताना है, इंग्लिश के ऊपर करना है, चाहे वो आप आरसी करो, चाहे आप वर्बल लॉजिक के क्वेश्चंस करो, अबाउट 1 घंटा उस पर बिताना है। एंड हर रोज आपको अबाउट 1 to 1.5 आवर, मे बी अप टू 2 आवर्स आपको क्वांट पे बिताना है। बट ये ऐड करोगे तो 4 घंटा हो सकता है। अब मुझे मालूम नहीं आपके पास 4 घंटे है भी कि नहीं बिताने के लिए रोज। सो दैट इज अ कॉल यू नीड टू टेक। बट एज ए सेड, मेरे पास अगर कोई स्टूडेंट आता है तो मैं पहला काम करूंगा, मेरे को पेपर दिखाओ क्या किया। सेकेंडली, हम लोग एक चीज बोलते हैं जो किसको कहते हैं, आई डोंट नो जीरो टॉक्ड अबाउट इट और नॉट, औकात स्कोर। औकात स्कोर इज अ वेरी सिंपल थिंग। आपने मॉक लिया, अब एक काम करो, बिना टाइम प्रेशर के क्वांट के, इंग्लिश के, वर्बल के सवाल फिर से सॉल्व करो एंड देखो क्या सवाल आता है। ये आपका औकात स्कोर था। ठीक है, आपका औकात स्कोर बेसिकली टेल्स यू कि आपका नॉलेज बेस कितना है। अगर आपका क्वांट का औकात स्कोर ही 10 है, यानी 3 या 4 सवाल ही हो सकते हैं आपसे, आपको आफ्टर द पेपर भी, देन इट इज अ क्वेश्चन ऑफ योर नॉलेज गैप। आपको यानी बैठ के किताबें उठा के पढ़ाई करनी है। लेकिन अगर क्वांट का आपका औकात स्कोर 40 है और पेपर में आपके 12 नंबर आ रहे हैं, तो इट इज नॉट अ नॉलेज इशू। तब आपने पेपर में गलतियां की हैं बिहेवियर में, जो मैं पहले कह रहा था, आपने कहीं पे टाइम वेस्ट किया है, मुश्किल सवाल उठाए हैं। ठीक है, तो आपको अपने बिहेवियर ड्यूरिंग द पेपर पे काम करना होगा। सो आइडेंटिफाई योर औकात स्कोर इन ईच ऑफ द 3 सेक्शन। जिसमें औकात स्कोर अच्छा है वहां पे आपको पेपर टेकिंग पे फोकस रखना है, जिसमें औकात स्कोर खराब है उसमें आपको अपना नॉलेज बेस बढ़ाना है। सो दैट इज व्हाट आई वुड गिव एज अ एडवाइस टू श्वेता। सर ये तो एक्चुअली में जड़ी बूटी है। लाइक नाउ दैट आई एम थिंकिंग अबाउट इट, ये सही में बहुत, मैंने कभी नहीं सोचा इस पॉइंट के बारे में। दिस इज सो ग्रेट कि आप ये बहुत आसानी से भी कर सकते हो। सो गाइस, हाँ, लाइक अगर मान लो नेक्स्ट मॉक जो भी ले रहे हो, जब भी ले रहे हो, हाँ, उस मॉक में करके देख लो। लाइक जो भी स्कोर आया वर्सेस बाद में सॉल्व करके औकात स्कोर अपना लिख लो, एंड देन यू कैन चेक कि कितना डिफरेंस है। यू विल गेट टू नो कि नॉलेज गैप है या बिहेवियरल गैप है यस। बेसिकली। सो यस, साउंड्स गुड। सर अभी हम ऑलमोस्ट 9 बजने वाले हैं। सो व्हाट वी विल डू इज अनदर 8 मिनट्स के लिए जस्ट आई वाइंड अप जो क्वेश्चंस रह गए हैं, and उसके बाद आई श्योर, विल ओपन द फ्लोर टू देम। अगर उनके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो चैट बॉक्स श्योर। में, अभी वो चटर पटर इधर उधर की बातें कर रहे हैं तो वो क्वेश्चंस पूछ लेंगे। तो सर एक क्वेश्चन मृणल का है। मृणल का क्वेश्चन था कि मैं अपना कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाऊं कैट की प्रिपरेशन में, बिकॉज एवरी टाइम आई लुक एट द क्वेश्चंस ऑल आई कैन थिंक अबाउट इज कि वही प्रोफाइल में हमेशा एवरेज रही हूँ। लाइक हर तरफ ध्यान जा रहा है एक्सेप्ट द पेपर, एंड इस समय बहुत ही डिमोटिवेशन हो रहा है। कई लोगों का ऐसा एनवायरनमेंट भी होता है सर, बिकॉज ज्यादातर ना कॉलेज स्टूडेंट्स इस समय देते हैं पेपर, या जॉब राइट। में होते हैं, इतने प्रेशर में होते हैं, आसपास पीजी में लोग कुछ भी हरकतें कर रहे होते हैं जो मैं यहाँ नहीं बोलूंगी, बट बेसिकली उनके पास इतनी डिस्ट्रैक्शंस है, इतना प्रेशर है कि कॉन्फिडेंस वो कहाँ से लेके आएंगे। सो उसका क्या सोल्यूशन है? आई एम सॉरी, नाम क्या था स्टूडेंट का जिसने पूछा है? मृणल। मृणल। ओके, ओके। देखो, पहली चीज जो मैं हमेशा बोलता हूं, आपको कॉन्फिडेंस कोई बाहर से नहीं दे सकता। आपको कॉन्फिडेंस अंदर से ही लाना होगा, बाय टेलिंग योरसेल्फ कि आपने पास्ट में भी ये सब चीजें की हैं और ठीक ठाक किए हैं। आपने, आई एम श्योर ऑल ऑफ अस हैव फेस्ड एडवर्सिटीज एंड वी हैव बीन एबल टू ओवरकम इट। सो अगर पहले आप कर पाए थे तो अब भी कर पाओगे। दूसरी चीज मैं बोलूंगा, प्लीज डेस्परेट मत हो किसी चीज के लिए। ठीक है, जैसे मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स को ये चीज ज्यादा समझ आती है। इफ यू आर डेस्परेट फॉर अ गर्ल और अ बॉय, उसके सामने आपकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, उसके सामने जुबान नहीं खुलता, और वो लड़का या लड़की बोलता है पता नहीं कौन बेवकूफ आ गया मेरे सामने, चल साइड पे हो। कैट भी आपके साथ यही करता है। आप कैट का भाव इतना बढ़ा देते हो कि कैट आपको लात मार देता है। कैट का भाव कैसे बढ़ाते हो? अरे ये सवाल है, बहुत मुश्किल है, मेरे को क्या करना होगा? अरे कैट इज अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ फॉर मी। तो अगेन मेरे से होगा नहीं, क्योंकि मेरा देन फोकस क्वेश्चन पे नहीं है, ऑन द आउटकम है। जो गीता में भी है ना, वी आर, आप फोकस कहां पे? आउटकम पे, नॉट ऑन द प्रोसेस। योर फोकस ऑलवेज हैज टू बी ऑन द प्रोसेस, नॉट ऑन द आउटकम। अगर आप आउटकम का सोचोगे, यू विल नेवर बी एबल टू डू वेल इन द पेपर। आप खाली प्रोसेस पे ध्यान रखो। एंड सो निनल, प्रोसेस क्या है? क्वेश्चन देखोगे, समझ आता है कर लोगे, नहीं आता छोड़ दोगे। अगर आप ये सोचोगे ये क्वेश्चन जो है इसकी वजह से मेरी आगे जिंदगी बन जाएगी,
तो मैं गारंटी देता हूं नहीं बनेगी। हम्म। ठीक है, यू जस्ट फोकस ऑन द क्वेश्चन एंड नथिंग एल्स। आउटकम का बाद में सोचना है उस। एंड दूसरी चीज, मैं ये बहुत स्टूडेंट्स में देखता हूँ, वो पेपर के दौरान पेपर का पोस्टमार्टम करने लगते हैं। अरे ये तो मुश्किल पेपर है, अरे तुम्हें कैसे मालूम? यस। तुम्हें नहीं मालूम है मुश्किल है, वो बाद में बात करेंगे। और अगर मुश्किल है तो खाली तुमसे कोई बचपन की खुंदक थी जो तुमको मुश्किल पेपर दिया है? भाई सबको मुश्किल पेपर दिए ना, कट ऑफ नीचे आ जाएगा, स्कोर नीचे गिरेगा, व्हाट्स द बिग प्रॉब्लम? सो प्लीज डोंट डू अ पोस्टमार्टम ऑफ द पेपर। एनालिसिस का काम गौतमपुरी पे, श्वेता पे, करियर लॉन्चर पे छोड़ दो। हम लोग बाद में एनालिसिस करेंगे, बट प्लीज रिमेंबर वो पोस्टमार्टम है। जिंदा इंसान का पोस्टमार्टम नहीं करते, आप जिंदा पेपर का पोस्टमार्टम करोगे तो यही चीजें होंगी। सो प्लीज फोकस ऑन द पेपर ड्यूरिंग द पेपर एंड नॉट ऑन द फैक्ट कि आपका आगे की लाइफ में क्या होगा या फिर क्या है। हाँ, ये भी मत सोचो सवाल बहुत मुश्किल है, पेपर बहुत मुश्किल है। अच्छी बात है मुश्किल है, मेरे हिसाब से मुश्किल पेपर आसान होता है, क्योंकि मुश्किल पेपर में कम स्कोर पे हाई परसेंटाइल आती है। करेक्ट। ठीक है ना? सो दैट्स अ सिंपल थिंग आई वुड वांट निनल टू रिमेंबर। सर इसी में ही अंबुज का एक फॉलोअप क्वेश्चन था कि जब मैं मॉक ले लेता हूँ उसके बाद मेरे को बहुत एग्जॉस्टेड फील होता है, मैं एकदम थका हारा महसूस करता हूँ, तो उस केस में मुझे क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, वो होगा अमृत शुरू में होगा। देखो, रियलिटी ये है, हम लोग ऑनलाइन बहुत काम करते हैं लेकिन सीरियस काम बहुत कम करते हैं। ऑनलाइन इज मोर एंटरटेनमेंट मीडियम फॉर मी। हम 6-6 घंटा टीवी देख लेते हैं, मगर 2 घंटा पेपर जब देते हैं तो इट इज अ हाई प्रेशर थिंग। एंड वाइल मैं बहुत आसानी से बोल देता हूं कि आउटकम का मत सोचो, इट इज नॉट इजी टू डू इट। एंड कीपिंग योर फोकस ऑन द पेपर फॉर 2 hours इज गोइंग टू बी एग्जॉस्टिंग। बट एट द सेम टाइम जिस तरह पेपर देते जाओगे आपका स्टेमिना बढ़ता जाएगा। एंड होपफुली बाय द टाइम यू कम टू कैट, आपका 2 घंटे का नहीं 3 से 4 घंटे का स्टेमिना होगा। एक चीज जो आप कर सकते हो एज अ एक्सपेरिमेंट एंड सी इफ इट वर्क्स फॉर यू, आप एक पेपर और एक सेक्शन टेस्ट एक साथ दोगे। ठीक है, कि आपने एक मॉक दिया, वर्बल दिया, ये ला क्वांट, अब एक वर्बल का सेक्शन और करो। अब क्या आपको 2 घंटे की जगह 2 घंटे 40 मिनट बैठने की स्टेमिना बन जाएगा धीरे धीरे। एंड 2 घंटे 40 मिनट का स्टेमिना बन जाएगा तो 2 घंटे का पेपर तो आसान लगेगा आपको फिर। ठीक है, सो एंड वो जो है ना सेक्शन टेस्ट जो चौथा कह रहा हूं वो चेंज करो। एक बार वर्बल दे दिया, एक बार इंग्लिश का दे, सॉरी डीआईएलआर का दे दिया, एक बार आपने क्वांट का दे दिया। सो दैट विल होपफुली हेल्प यू बिल्ड योर स्टेमिना ऑल्सो। सर ये एक्चुअली आपने जो नेक्स्ट क्वेश्चन था मेरा और जो इनफैक्ट लास्ट क्वेश्चन था वो प्रियांशु का ही क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन था कि मुझे सेक्शनल टॉपिक टेस्ट और मॉक टेस्ट को आपस में कैसे कोऑर्डिनेट करके चलना चाहिए, कब कौन सा लेना चाहिए। तो इसका यही आंसर है कि आप मॉक टेस्ट के इमीडिएटली बाद एक सेक्शनल टेस्ट ले लो, या कुछ और टाइम पे भी लिए जा सकते हैं नहीं, सेक्शनल? कभी भी आप ले सकते हो। ये इसलिए स्पेसिफिक केस था क्योंकि अगर मुझे मैं 2 मॉक्स देना बैक टू बैक 4 घंटा ज्यादा हो जाएगा, तो इसमें मैं कह रहा हूँ एक मॉक और एक सेक्शन टेस्ट। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, जैसे अगर मैं किसी को भी शेड्यूल देता हूँ इस टाइम पे, 7 दिन आपके पास हफ्ते में, आपको 2 मॉक्स देने हैं। ठीक है, 2 दिन गए इंक्लूडिंग एनालिसिस। ठीक है, इसके अलावा जो है आपको जो मॉक्स दिया है उसके बेस पे आपको जो पुराने मॉक्स भी दिए आपको रिवीजन करनी है। रिवीजन कौन से करने हैं, जैसे बोला था मीडियम क्वेश्चन ऑफ क्वांट डीआईएलआर, एंड आई एम श्योर धीरे धीरे आपका पाइल बढ़ जाएगा तो आपको 1 से 2 दिन रिवीजन के लिए चाहिए। तो 5 में से 2 दिन पेपर एनालिसिस, 2 दिन आपके रिवीजन एंड रिवीजन के लिए हो जाएगा। 3 दिन बचे, इन 3 दिन में आपको बाकी जो है पुराने कैट के पेपर लेने हैं, सेक्शन टेस्ट लेना है। हर रोज एक एक सेक्शन टेस्ट तो पक्का लो ताकि आप टच में रहोगे। एंड बट सेक्शन टेस्ट लेने के बाद उसका भी एनालिसिस करना है और उसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आइडेंटिफाई करके रिवीजन वाली पाइल में डाल देने अपने। रिवीजन पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। 2 पेपर कम ले लोगे, 2 सेक्शन टेस्ट कम ले लोगे चलेगा, रिवीजन नहीं बंद करनी है। डन। हमने स्टूडेंट्स के तो सारे क्वेश्चंस ले लिए, अभी मैं चैट बॉक्स में इनको क्वेश्चंस पूछने के लिए बोलूंगी, लेकिन 1 मिनट अभी टाइप मत करना, या टाइप करके रख लो, कॉपी पेस्ट मत करना। सर मैं आपका थोड़ा सा और टाइम लूंगी और स्टूडेंट्स का भी। मेरे को एक चीज दिमाग में आ रही थी, जस्ट एक आइडिया आ रहा था, क्योंकि जब आपने वो बात की ना आउटकम्स पे मत सोचो, इनपुट्स के बारे में सोचो। ये चीज मैं अपने यूट्यूब वीडियोस के साथ बहुत स्ट्रगल करती होती थी शुरू में। तो एनी पर्सन जो वीडियो बनाता है ना उसका ध्यान होता है कि मेरे कितने व्यूज आ रहे हैं, खासतौर से शुरू शुरू में। तो क्योंकि व्यूज जो होते हैं वो हमेशा आउटपुट मेट्रिक होते हैं, तो मुझे बहुत डीमोटिवेशन होता था जब भी वीडियो में इतनी मेहनत से बनाती थी और रिजल्ट नहीं आता था। जस्ट द सेम वे जैसे कोई मॉक मेहनत से लिखता होगा एंड रिजल्ट नहीं आता है। देन मैंने क्या करना शुरू किया, मैंने अपने वीडियो बनाने के प्रोसेस पे मेहनत करनी शुरू की कि शायद अगर मैं वीडियो जब बना रही हूँ तब मैं खुशी खुशी से बनाऊंगी तो शायद आउटपुट बढ़िया आएगा।
और वो भी नहीं राइट। हो रहा था। उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर मैंने एक्चुअली में इनपुट मेट्रिक्स ही लिख लिए कि हाँ बेसिकली हाँ। वीडियो बनाने के प्रोसेस में, वीडियो जब मैं शूट करने बैठी हूँ उससे भी पहले क्या क्या चीजें राइट। होती हैं, स्क्रिप्ट क्या राइट। होती है, शुरू में क्या बोलना होता है, क्या तरह का थंबनेल, क्या तरह का टाइटल, बेसिकली सारे इनपुट मटेरियल डाल दिए। उसके राइट। बाद रिकॉर्डिंग का प्रोसेस होता है और उसके बाद आउटपुट होता है जो कि व्यूज होते हैं। अब राइट। स्टूडेंट्स के केस में सेम एनालॉजी अगर मैं शेयर करूं, स्टूडेंट्स के केस में जब वो मॉक लिखने बैठेंगे उसके ही पहले अगर वो इन्विजन कर लेंगे, तो ये चीज मैं अपने प्रेपरेशन के टाइम पे करती थी कि अगर मॉक लिखने से पहले मैंने इमेजिन कर लिया कि मैं मॉक को कैसे गो थ्रू करूंगी या अटेम्प्ट करूंगी, या मेरा क्या क्राइटेरिया रहेगा ऑफ अटेम्प्टिंग ईच एंड एवरी सेक्शन, तो वो मेरे इनपुट्स हो गए। एंड देन जो राइट। मॉक लेने का प्रोसेस है वो तो बोरिंग होगा ही, जैसे मेरे लिए भी कई बार वीडियो बनाना एकदम स्ट्रगल हो जाता है कि बार बार रिपीट करना पड़ता है। फिर जो आउटपुट है जैसे व्यूज या मार्क्स, वो अपने हाथ में नहीं होते, तो इट्स ऑल अबाउट दैट इनपुट वाला पोर्शन ओनली, लाइक यू मेंशन। एब्सोल्युटली, यू हैव समड इट वेरी वेल कि फोकस अपना खाली प्रोसेस पे रखो, इनपुट्स पे रखो, आउटकम अपने आप ठीक हो जाएगा। करेक्ट, एब्सोल्युटली। अब वो टाइम आ गया जब व्यूज देखते भी नहीं है कई बार कि कितने आ रहे हैं, बिकॉज पता है कि इनपुट सॉर्टेड है, तो वो पार्ट है। सो गाइस, हमने आपके जो पहले गिवन क्वेश्चंस थे वो टेकअप कर लिए हैं, तो अब हम रैपिड फायर करेंगे। सिर्फ 15 मिनट्स है, हम सर का ज्यादा टाइम और नहीं लेंगे। सर ने ऑलरेडी बहुत ही मजेदार सेशन किया है, मेरे को तो एनर्जी बहुत हाई फील हो रहा है इवन एज एन इंट्रोवर्ट। तो अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ। सर, हम रैपिड फायर जो करते होते हैं लाइव में, उसमें आपको अच्छा। जनरली, क्योंकि आपने ऑलरेडी सब कुछ कवर कर ही दिया है, ओवरलैपिंग क्वेश्चंस होंगे बहुत सारे, तो जो भी क्वेश्चंस अब आएंगे वो आप विद इन अ मिनट अगर उनमें कुछ कुछ पॉइंटर्स दे पाओ जो श्योर। एडिशनल होंगे अदर देन व्हाट यू हैव कवर्ड, तो दैट कैन हेल्प दीज गाइस। सो आई श्योर। स्टार्ट आस्किंग, अगर कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो यूनिक है, जो पहले कवर नहीं हुए। ओके, सो चारू का क्वेश्चन ये है कि मैं खुद प्रिपेयर कर रही हूँ एंड क्वांट में बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस भी नेट पे अवेलेबल है। मैं इतने सारे कॉन्सेप्ट वीडियोस को कैसे कवर करूं अलोंग विद आल्सो सॉल्विंग क्वेश्चंस फ्रॉम अ बुक या कोई भी स्टडी ओके। मटेरियल? ओके, कॉन्सेप्ट वीडियोस को छोड़ दो, कॉन्सेप्ट्स आपको ऑलरेडी आते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कितनी बार पढ़ लोगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा एक्स्ट्रा, फॉर्मूला वही रहेगा। आपका फोकस इस टाइम एप्लीकेशन पे होना चाहिए है रादर देन कॉन्सेप्ट्स। सो आपके पास अगर वीडियोस हैं या आपको कोई बोल रहे हैं कि उसको सॉल्व करना सिखा रहे हैं डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस, वो करो। नहीं तो पुराने कैट पेपर्स के आपको काफी वीडियोस मिल जाएंगे, उनको देखो आप। ओके, अब गौरी का क्वेश्चन है, ऑल्दो ये क्वेश्चन का आंसर सर के लिए तो ये डायरेक्टेड नहीं होना चाहिए ये क्वेश्चन, बट सर मैं उसका क्वेश्चन थोड़ा रिफ्रेम कर दूंगी। गौरी ने क्वेश्चन ये पूछा है कि एमबीए एग्जाम की फी जो है वो इतनी ज्यादा क्यों होती है, बट मैं उसका क्वेश्चन ट्विस्ट करके ये पूछ लेती हूँ कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स इतने सारे एग्जाम्स देना अफोर्ड नहीं कर सकते। सो इन दैट केस हाउ डू दे मेक दैट चॉइस कि हमें कौन से एग्जाम्स लिखने चाहिए या फिर कि हमें सिर्फ कैट ही देना चाहिए? देखो, दो चीज मैं बोलूंगा इसमें। पहली चीज मैं बोलूंगा, अगर आप इन जनरल, आपको कैट पक्का देना चाहिए, क्योंकि कैट के थ्रू आपको जो इंस्टीट्यूट का लिस्ट मिलता है दैट इज द बिगेस्ट। ओके। सेकेंडली, अगर आप अच्छे हो, आप टॉप इंस्टीट्यूट के लायक हो, तो आपको जैट पक्का देना चाहिए, क्योंकि एक्सएलआरआई जमशेदपुर एबीसीएल के कम नहीं है, ऊपर नहीं भी है तो उससे कम नहीं है। अगर आपको लगता है आप उस लेवल के नहीं हो एंड यू आर लाइकली टू एंड अप एट अ लेवल 2 इंस्टीट्यूट, देन आई विल से बिटवीन स्नैप एंड एनमैट एक ले लो एटलीस्ट। एंड बिटवीन द टू मैं स्नैप ज्यादा प्रेफर करता हूं, कि स्नैप में ग्रेडेशन ऑफ कॉलेज ज्यादा अच्छा है, एनमैट में एनएम मुंबई के बाद काफी गैप आ जाता है। तो दो पेपर पक्का है। इसके साथ मैं लेकिन एक अपनी तरफ से और डालूंगा, कैटेगरी स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर आप SC ST OBC या PWD से हो, तो आपको खाली वो एग्जाम देने चाहिए जहां पे आपके लिए रिजर्वेशन है। क्योंकि अगर आप जैट ले लोगे, आपको अगर जैट में 93 परसेंटाइल आया कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन कैट में 93 परसेंटाइल आया, IFT में 93 परसेंटाइल आया, स्नैप में 93 परसेंटाइल आया, तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। सो अगर आप रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट हो, आपको कैट पक्का लिखना चाहिए है, IFT पक्का लिखना चाहिए, स्नैप पक्का लिखना चाहिए। आप जैट और एनमैट को छोड़ सकते हो। गॉट इट। सर, रौनक का क्वेश्चन ये है कि अभी टाइम भी कम है, प्लस मेरी थ्योरम और एप्लीकेशन भी थोड़ी वीक ही है, तो मैं कोई टॉपिक ऐसा है जो कि मैथ्स में छोड़ सकता हूँ? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से वैसे ही एक आध सवाल आता है, उसको छोड़ दो। ज्योमेट्री छोड़ सकते हो, लेकिन मैं बोलूंगा छोड़ना मत। पुराने कैट पेपर उठाओ पिछले 7-8 साल के, उनके जितने ज्योमेट्री के क्वेश्चन आए ना, 3-4 बार कर लो, आपको यू विल बी सरप्राइज कि ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चन ऑफ ज्योमेट्री जो है ट्राइंगल्स के, हेक्सागन के, राइट एंगल ट्राइंगल वाले सवाल से निकल जाते हैं। ठीक है, सो एक कॉमन जुगाड़ जो होता है कि राइट एंगल ट्राइंगल बहुत कॉमन आता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स रख लो,
एंड ज्योमेट्री के पुराने सवाल दो दो तीन तीन बार कर लो। कैट में दो एक सवाल तो ज्योमेट्री के पक्का निकल जाएंगे। और नंबर सिस्टम सारा करना पड़ता है? नहीं, नंबर सिस्टम छोड़ दो। फिर अभी पिछले 5-6 साल से एक या दो सवाल आ रहा है। दूसरा श्वेता एक और चीज है, मैं जिनकी मैथ्स अच्छी नहीं है या जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड है या मैथ्स कमजोर है, तो आप ये याद रखो कैट मैथ मुश्किल नहीं दे सकता, क्योंकि पिछले 8-10 साल से कैट का फोकस है डाइवर्सिटी पे। दे करेक्ट, वांट एग्जैक्टली। गोल ऑफ नॉन इंजीनियर्स। अगर वो मैथ मुश्किल कर देंगे तो वही नॉन इंजीनियर्स कैसे आएंगे? नॉन हम्म। इंजीनियर्स डिमोटिवेट हो जाएंगे। इसलिए अगर आप देखोगे आज के कैट पेपर जो आ रहे क्वांट के पिछले 3-4 साल के, कंपेयर देम विद 1990 टू 96 पेपर्स, दे वर सेम लेवल ऑफ डिफिकल्टी। फर्क ये है उस टाइम पे आपको 200 सवाल करने होते थे 2 घंटे में, अब आपको 2 घंटे में 66 सवाल करने। तो लेवल वही है लेकिन टाइम आपके पास ज्यादा है। एंड एक आप कंपैरिजन करना विद 2003 टू 2008, दे वर डिफिकल्ट मैथ पेपर्स। 2003 टू 2008 एंड 2009 टू 13 जो आपके जो ऑनलाइन पेपर जब शुरू हुआ था, ये वाले पेपर मैथ्स के डिफिकल्ट थे। मगर आपको 2014 ऑनवर्ड ऐसा नहीं दिखेगा, क्योंकि दे फोकस है डाइवर्सिटी। सो प्लीज डोंट वरी अबाउट मैथ्स। इजी क्वेश्चन भरे होते हैं पेपर में, अनफॉर्चुनेटली आप लोग जो हो मुश्किल सवाल करने में विश्वास सकते हो। करेक्ट। सर एक क्वेश्चन ये है कि हम कैसे चूज करें कि राइट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कौन सा है आउट ऑफ लेट्स से 4 आवर से? कैसे चूज करें कि कौन सा अटेम्प्ट करना है, कौन सा नहीं करना? देखो, राइट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यू विल नेवर नो टिल यू गो थ्रू द क्वेश्चन एंड द पैसेज बोथ। क्वेश्चन पहले देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा पैसेज में क्या है। एंड जैसे मैं कहूँ, आपका दोस्त ऑथर है, पैसेज पढ़ लो, पैसेज समझ आएगा, क्वेश्चन जितने होते हैं कर दो। मगर और कोई तरीका नहीं है इसके अंदर, बिकॉज अल्टीमेटली राइट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है जो मेरे लिए आसान है। हम्म। मगर आपके लिए आसान क्या है वो डिसाइड करेगा क्वेश्चन। डिफिकल्ट पैसेज, एक और चीज मैंने देखी है, पैसेज डिफिकल्ट होता है तो क्वेश्चन आसान होते हैं, और पैसेज आसान होता है तो क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाते हैं। तो पी इंटू क्यू तो सेम ही है, आप कहीं से भी उठा लो उसमें। तो आपको ये करना है खाली, आप सीक्वेंस नंबर 1 से, बिकॉज 4 पैसेज हैं, 4 फैक्टोरियल वेज में आपको कौन सा मिलेगा मुझे नहीं मालूम है। तो आप पहला पैसेज करो, दूसरा करो, तीसरा करो, चौथा करो, सीक्वेंस में कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। खाली इतना करना, हर एक में जो सवाल समझ नहीं आ रहे छोड़ते जाना, आप एंड तक पक्का पहुंच जाओगे। दूसरी चीज, इसमें एक चीज और स्टूडेंट्स अगेन गलती करते हैं, मैं इसलिए उसको ले रहा हूं, वर्बल को प्लीज इग्नोर मत करो। हर कोई आरसी के पीछे भागता रहता है, लेकिन पैरा समरी एंड पहले पैरा कंप्लीशन आता, पहले वो आता था क्या कहते हैं अपना और स्टेटमेंट, एंड अब जो है पैरा कंप्लीशन आ रहा है, ये दोनों आसान होते हैं। तो एटलीस्ट ये तो कर लो। एंड पैरा जंबल में कुछ समझ नहीं आएगा तो 2 4 3 1 लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। और सर यशी का क्वेश्चन है, क्योंकि अभी आपने वीआरसी को आंसर किया, तो सेम वे अगर आप डीएलआर और क्वांट में भी बता दें कि कैसे हम चूज करें कि ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट क्या होना चाहिए? ओके देखो, ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट मैं बहुत सिंपल लेके चलता हूँ इसमें, डीआईएलआर में और क्वांट में। क्वांट में मेरा बहुत सिंपल रूल है, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, अगर मुझे सोचना पड़ेगा सॉल्व कैसे करना है तो मैं छोड़ देता हूँ। क्वेश्चन पढ़ के मुझे मालूम है एग्जैक्टली क्या करना है, मैं करूंगा। सो दैट इज माई ओनली रूल टू बी फॉलोड। आता है करूंगा, इफ इट रिक्वायर्स मी टू थिंक आई विल लीव इट, मैं उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दूंगा कि एंड में टाइम बचेगा तो आके करूंगा। कुछ ऐसे सवाल होंगे जो देख के पता चल जाएगा मेरी औकात के बाहर है, उसको मार्क फॉर रिव्यू भी नहीं करूंगा। सो दैट इज द रूल आई फॉलो। सो मैं पेपर 2 या 3 राउंड में लेता हूँ। फर्स्ट राउंड ओनली द इजी क्वेश्चन, जो मेरे लिए आसान है, जो मेरे लिए आसान है हो सकता है आपके लिए मुश्किल हो, और जो आपके लिए आसान है हो सकता है मेरे लिए मुश्किल हो, तो उसके जनरल रूल नहीं हो सकता। सिमिलरली डीआईएलआर में जो मैं कहता हूं, मैं पहले 7 8 10 मिनट में चारों सेट देखूंगा, 2 3 मिनट लगा के ऑन ईच सेट, एंड आई ट्राई टू आइडेंटिफाई कि किसका डेटा मुझे समझ आता है, कौन सा डेटा ऐसा है जिसमें केसेस कम बनेंगे, कैलकुलेशन सिंपल होगी, कौन सा डेटा सेट ऐसा है जिसके क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें मैं इंफॉर्मेशन पुल आउट करके उसको यूज कर सकता हूं। एंड देन आई विल चूज 2 सेट्स, वन विच आई विल डेफिनेटली नॉट अटेम्प्ट, कि ये मेरी औकात के बाहर है, वैसे भी 4 में से 4 तो नहीं करने, और एक सेट जो मेरे को पक्का करना है। सबसे आसान वाला जो करना कर लूंगा, उसके बाद जो है बाकी 2 में से एक सेट उठा के करूंगा। एक जो नहीं करना वो तो पहले निकाल चुका हूं मैं। और सर ये हमेशा होता है, लाइक मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में, ज्यादातर स्लॉट्स में ऐसा होता है, एक बिल्कुल नहीं हो पाता होता और एक डेफिनेटली इजी होता है। सर एक दृष्टि का क्वेश्चन है कि गेम्स एंड टूर्नामेंट्स का कोई तरीका होता है टू सॉल्व देम बेटर? स्टैंडर्ड प्रोसेस है, एंड मैं बहुत स्टूडेंट्स को देखता हूँ, जैसे दृष्टि कह रही है कि गेम्स एंड टूर्नामेंट मुश्किल है, नहीं, आपको अरेंजमेंट भी मुश्किल मिल सकता है, वेन डायग्राम 3 सेट का भी बहुत मुश्किल दिख सकता है। सो जस्ट बिकॉज आप टाइटल पे मत जाओ,
आपको ये देखना है उसके अंदर क्या है जो मुश्किल बना रहा है अब की आसान है। सो गेम्स एंड टूर्नामेंट के मुझे याद है 2 साल पहले कैट में, आई थिंक कैट 21 में मेरे स्लॉट में गेम्स एंड टूर्नामेंट का सेट आया था जो बहुत आसान था। हम्म। तो मैं ये बिल्कुल नहीं लेके चलता हूं कि ये टाइटल टॉपिक के बेस पे मुश्किल है छोड़ दो, ठीक है, हम्म। नहीं। मेरे को डेटा पूरा देखना, 2 से 3 मिनट, अब मैं कहता हूं अगर आपको 4 मिनट भी लगता है लगा समझने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस 4 मिनट या 12-13 मिनट लगा के आपको ये क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको क्या करना है। सो ये बहुत स्टूडेंट्स को लगता है कि दिस इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम। आई थिंक इससे आपकी प्लानिंग हो जाती है, आपको पता चल जाता है क्या करना है। अगर आप ये टाइम बताओगे तो आगे टाइम वेस्टेज नहीं होगा। गॉट इट। सर, एक क्वेश्चन कृष्णम का है और एक अदिति का है, मैं दोनों को क्लब कर रही हूँ। गैप ईयर्स का श्योर। कोई इशू होता है या नहीं, एंड देन अदिति का क्वेश्चन है एक्स्ट्रा करिकुलर्स की इंपॉर्टेंस होती है या नहीं, या होती है तो क्या करना चाहिए। तो बेसिकली ये पूरा प्रोफाइल वाली बकेट के क्वेश्चंस हैं। हाँ, श्योर। ओके, पहली चीज, गैप ईयर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन आप पुराने स्टूडेंट्स की बात करते हैं, एक मेरा स्टूडेंट था जिसने आईआईटी कानपुर ज्वाइन किया था 2003 में, 2005 में आईआईटी कानपुर से निकाल दिया गया था। 2 साल उसने टाइम बर्बाद किया अपना, कुछ नहीं किया। 2008 में उसने जाके 4 साल लगा के अपनी ग्रेजुएशन कॉरस्पॉन्डेंस से कंप्लीट की, बीए जो 3 साल में कर सकता था 4 साल में की। उसके बाद 3-4 साल सिविल्स की तैयारी करता था। तो जब वो कैट का पेपर दे के क्लियर देने गया और इंटरव्यू के लिए गया, तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड किया था 8 साल लगाए थे ग्रेजुएशन में, 4 साल लगाए थे सिविल सर्विसेज में जहां पे फेल हो गया था। आई एम अहमदाबाद और बैंगलोर दोनों कन्वर्ट हो गए थे उसके। वाओ, सीरियसली? ठीक है, ठीक है, आई थिंक ही जॉइंड इन 2013। सो मेरे को गूज बम्स आ रहे हैं सीरियसली सुन के। ठीक है, ठीक है, एंड ऐसे हर साल मैं आपको स्टूडेंट दिखाऊंगा हुआ फेलियर। इस साल भी मेरे पास स्टूडेंट थी नागपुर से, गर्ल हु हैड स्पेंट 4 years प्रिपेयरिंग फॉर सिविल, नाउ शी इज गॉन टू आई थिंक कलकत्ता। ठीक है, सो हर साल स्टूडेंट्स मिलते हैं जिनका 3-4 साल का गैप होता है एंड दे आर एबल टू मेक इट टू द टॉप इंस्टीट्यूट। आपको पहले ये लेके चलना है, आपको कोई भी आईएम इसलिए नहीं रिजेक्ट करेगा क्योंकि आपका 1-2-3 साल का गैप है। मैं आपको 7 साल के गैप का केस भी सुना चुका हूं। ठीक है, हम्म। सो डोंट वरी अबाउट दिस पार्ट एट ऑल। सेकेंडली, प्रोफाइल क्या बहुत लोग ओवर एम्फोसाइज करके अपने आप को डीमोटिवेट कर देते हैं। मैं अपने को देखता हूं, मैं ज्यादातर स्टूडेंट्स को देखता हूं, सबका एवरेज प्रोफाइल है, ज्यादातर स्टूडेंट्स का एवरेज प्रोफाइल होता है, एवरीवन मेक्स इट टू द इंस्टीट्यूट। हम्म। इशू क्या है, आपको प्रोफाइल का नहीं सोचना, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपने जो ग्रेजुएशन की उसके सब्जेक्ट्स तो आने चाहिए ना। आप करेक्ट। जहां पे काम कर रहे हो अपने काम के बारे में आना चाहिए। आपको दुनिया जहां के बारे में मालूम है लेकिन जहां काम कर उसके बारे में कुछ नहीं मालूम है, आई विल हम्म। कंसिडर यू एज समवन हु इज नॉट सीरियस अबाउट योर वर्क। So हम्म। that is going to be against you. So please don't worry about your profile. Your profile starts with आपने जो पिछले 2-3-4 साल में किया वो कितना अच्छा आता है। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे तो चलो करंट अफेयर तो अच्छा आना चाहिए ना, उस पर डिस्कशन कर सकते हो, मैं टॉपिक उठाऊंगा तो। सो इट इज अबाउट यू बीइंग एबल टू शोकेस योर नॉलेज इन योर चोजन एरिया। हम्म। दैट इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर अबाउट प्रोफाइल। एंड डोंट वरी अबाउट गैप, गैप इज नॉट एन इशू एट ऑल। हम्म। इंसिडेंटली एक और चीज, इस साल कैट 22 का 100% जो था एक, अगेन वो भी अहमदाबाद गया है। ही वॉज 5 year गैप प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एंड अनसक्सेसफुल इन सिविल सर्विसेज। सर ठीक है। मैं एक चीज और बताऊं, जो हमारा बैच था ना, उसमें जो हम्म, टॉपर था, हमारे हम्म, बैच का टॉपर, एंड हाँ, ही आई थिंक आल्सो हैड अ ग्रेट परसेंटाइल, आईआईटी दिल्ली से था वो। ही हाँ, आल्सो हैड अ गैप ऑफ अराउंड आई थिंक 3 years और 4 years ड्यू टू सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन। हाँ। तो ऐसे ठीक बहुत है, तो सारे स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत मैं सारे। ऐसे केस दिखाता हूँ, आपको बता सकता हूँ। वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स, ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम बॉम्बे यूनिवर्सिटी इन 2011। 1 साल उसने काम किया, देन ही हैड मेडिकल इश्यूज, सीरोफेनिया वगैरह था, उसका मेंटल इश्यूज थे, ही वाज अंडर ट्रीटमेंट फॉर 6 years। उसके बाद उसने 2017 में कैट दिया था जहां तक मुझे याद है, 2018 में ही जॉइन बैंगलोर। सो बहुत सारे गैप केसेस इज होते नॉट हैं। एन इशू, बहुत सारे केसेस, आई एम श्योर आपके बैच में भी आप जानते हो ऐसे केसेस। बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे। एंड लोग पता नहीं क्यों वरी करते हैं कि हमारा कॉलेज ऐसा था वैसा था। कोइंसिडेंटली जो लोग नो नेम कॉलेजेस, आई वुड से, नॉट एन आईआईटी, नॉट एन एनआईटी, नॉट दिल्ली यूनिवर्सिटी, इवन इग्नू से बहुत सारे लोग जो पढ़े हैं, दे हैव गॉटन ग्रेट ऑफर्स। तो ऐसा कुछ नहीं होता। इनफैक्ट मैं बोलूंगा श्वेता, इसमें आप अच्छे कॉलेज से हो तो इट्स ए डिसएडवांटेज, खराब कॉलेज से इट्स एन एडवांटेज, क्योंकि आप करेक्ट। अच्छे कॉलेज से हो तो मेरी आपसे एक्सपेक्टेशन ये है, आप एग्जैक्टली। अच्छे कॉलेज से नहीं हो, मैं सोचता हूँ आप यहाँ पे हो। एंड इंटरव्यू इज नथिंग बट क्वेश्चन ऑफ मैचिंग अप टू दी एक्सपेक्टेशंस। करेक्ट, ठीक है। करेक्ट। सर एक क्वेश्चन है शंकर का, कि ही हम्म, इज स्कोरिंग वेल इन सीएल मॉक्स, बट देन हम्म, एक टाइप के मॉक्स होते हैं जो बहुत टफ होते हैं,
उसमें उसके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, तो इज इट नेचुरल? इट्स नेचुरल। देखो, अल्टीमेटली आपको सीएल मॉक या दूसरे मॉक में की चिंता नहीं करनी है। आपको कोई भी मौका आपको ये देखना है, वो मुश्किल मौक है, उसमें आपने ठीक सवाल उठाए कि नहीं। मैं मार्क्स के अगेन मैं बोलूंगा, उस पेपर को भी आपको एनालाइज करके देखना है, मैंने डिड आई अटेम्प्ट द राइट क्वेश्चंस, डिड आई वेस्ट माय टाइम एनीवेयर। आपको अपने बिहेवियर पे, अपने प्रोसेस पे फोकस रखना है। सेकेंडली, व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज कैट इज ऑफ अ सर्टेन लेवल, सीएल एज अ फिलोसफी, हम लोग कैट +10% या -10% जाएंगे, हम इस रेंज के अंदर ही रहते हैं। ठीक है, हम कभी इसके ऊपर नहीं जाएंगे। एंड जो तुम दूसरा वाला बोल रहे हो, शायद मैं जानता हूं किसकी बात कर रहे हो, वो +50% भी जाते हैं, वो माइनस में नहीं आते हैं। दैट इज देयर फिलोसफी, आई डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट, बट यू नीड टू बी क्लियर, कैट इज नॉट गोइंग टू बी दैट लेवल। कैट आप पिछले 3-4 साल के देख लो, उस लेवल के पेपर आप हैंडल कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। और ये मेरा खुद का भी एग्जाम्पल है, मैंने पहले वो ही वाली सीरीज ली थी, तो मैं बहुत डीमोटिवेट हो गई थी इस टाइम पे, दैट इज व्हाई मैंने फिर खुद भी सीएल की ही सीरीज ली थी। सो वैसा कर सकते हो। सर एक क्वेश्चन इस चीज के अराउंड है कि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस था क्या बिफोर यू वेंट टू आई एम बैंगलोर? हाँ, 3 साल तो था, क्योंकि एमबीए करने का बिल्कुल इरादा नहीं था मेरा। तो आपके पास वर्क एक्स था, ऑन द अदर हैंड मैं फ्रेशर थी, तो किसी का हाँ, क्वेश्चन है कि वर्क एक्स वर्सेस फ्रेशर, आपने इतने हाँ, सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया होगा जो अभी गए हाँ। हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में, तो आपने क्या नोटिस किया है कि क्या बेटर रहता है? एक्चुअली अगर मैं देखूं फ्रॉम अ लर्निंग पर्सपेक्टिव, हैविंग वर्क एक्सपीरियंस इज एन एडवांटेज, क्योंकि जब मैं गया था, करेक्ट। देयर वर इश्यूज, देयर वर केसेस आई कुड रिलेट विद, क्योंकि मैंने वो चीजें देखी थी। ये लर्निंग की बात कर रहा हूँ। हम्म। कैरियर पर्सपेक्टिव से मैं 3 साल पीछे हो गया, हाँ क्योंकि वो। श्वेता, अगर आपने एमबीए किया है इमीडिएटली आफ्टर ग्रेजुएशन, एंड आपकी फ्रेंड ने जिसके एग्जैक्टली सेम प्रोफाइल है, वो भी आई एम अहमदाबाद जाती है 2 साल बाद वर्क एक्सपीरियंस लेके, तो हम्म। 4 साल बाद आपका भी 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है और उसका भी है, मगर उसका 2 साल प्री एमबीए वर्क एक्सपीरियंस है जिसकी वैल्यू नहीं मिलेगी। करेक्ट, सो फ्रॉम एग्जैक्टली। करियर पर्सपेक्टिव, आप जितनी जल्दी एमबीए करोगे उतना अच्छा है। एंड मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि कॉलेज के साथ ही कोशिश करो तैयारी करके निकलना, क्योंकि एक बार आप जॉब में आ जाओगे तो कोई आपको मुश्किल हो छुट्टी नहीं जाता देगा है। कि भैया कैट की तैयारी कर लो, कि बच्चे का पेपर है, कोई नहीं बोलेगा, बोलेगा ये काम है, यू आर गेटिंग पेड फॉर, प्लीज डू इट। हम्म। तो माई बिगेस्ट चैलेंज एक्चुअली वॉज दिस ओनली। आई वॉज हम्म। वर्किंग रिफाइनरी, बॉम्बे में था मैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम की रिफाइनरी में काम करता था। तो रिफाइनरी में एक और प्रॉब्लम थी, आई वॉज दी ओनली बैचलर इन माई टीम। सो शिफ्ट में काम होता था, किसी को डबल शिफ्ट करनी है तो गौतमपुर ये हाजिर है, क्या यार मेरे बच्चे को लेके जाना है, बीबी को लेके जाना है, आप क्या कह सकते हो सबको। हम्म। तो ठीक है, तो वहां बैठ के मैं अपने स्टडी मटेरियल लेके बैठता था, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा देख लेता था। बट प्रिपेयरिंग along with work is not easy. Even if you plan to do afterwards, मैं सजेशन रहेगा, कॉलेज के साथ एक बार कैट दे दो, निकल गए अच्छा, नहीं हुए तो एटलीस्ट रिपीट प्रिपरेशन विल बी इजियर along with work, क्योंकि आपने बेस पहले बना लिया होगा। हम्म। सर अभी इतने सारे लोग अभी भी देख रहे हैं, हैरान हूँ, इतनी लाइव वॉचिंग तो कभी नहीं हुई है। सर अभी भी बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो उनमें से भी काफी लोग अभी वर्क कर रहे होंगे, जॉब में होंगे, और ये क्वेश्चन राइट। बहुत सारे लोगों का होता है कि अ, अगर इस पॉइंट पे मैं अपनी जॉब छोड़ दूं, तो क्या हम्म। उसका मेरे को बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होगा? शुड आई लीव द जॉब राइट नाउ और नॉट? ओके, यू शुड लीव अ जॉब ओनली इफ इट इज इंटरफेयरिंग विद योर प्रिपरेशन। अगर आपको लगता है जॉब के साथ आपकी प्रिपरेशन ठीक ठाक चल रही है तो बिल्कुल मत छोड़ो, मगर अगर जॉब के साथ आप प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हो, बॉस खड़ूस है, जबरदस्ती एक्स्ट्रा काम दे रहा है या दे रही है, तो प्लीज आप छोड़ के भी तैयारी कर सकते हो। इंटरव्यू में पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा, और आपको इंटरव्यू में ऑनेस्टली बोलना है मैं तैयारी नहीं कर पा रहा था, नहीं कर पा रही थी, एंड ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट था। एंड हम्म। अगर मैं ये नहीं करती एट दिस एज, इफ आई विल नॉट टेक अ रिस्क, तो कब रिस्क लूंगा मैं। ठीक करेक्ट। हम्म। है। सर आई थिंक आई हैव कवर्ड सो मेनी क्वेश्चंस, बट ये क्वेश्चंस एंडलेस होते हैं, हमेशा ही होता है। तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप स्टूडेंट से कनेक्ट करते हो? कोई आपका टेलीग्राम चैनल या यूट्यूब पे आप अगर हाँ, वीडियोस बनाते हो, कहीं पे आप अवेलेबल रह देखो सो? मैं ना बहुत इरेगुलर उन चीजों में, हम्म। अनफॉर्चुनेटली मेरे को जो है टेलीग्राम चैनल है हमारा, कई लॉन्चर का, उस पे जा सकते हैं। मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है, बट अनलाइक यू आई एम नॉट रेगुलर। एंड प्रॉब्लम मेरी ये है, जहां पे सामने स्टूडेंट दिखता है, प्रेफर स्पेंडिंग टाइम विद स्टूडेंट्स ऑन अ फेस टू फेस बेसिस। आई हम्म। हैव अ ब्लॉग ऑल्सो, बट एज आई सेड आई एम अ लिटिल इरेगुलर। कोशिश करूंगा चालू करके उसको ज्यादा उसको रेगुलर करने की। बट टिल देन व्हाट यू कैन डू इज, एंड ये मैं सबके साथ करता हूँ अक्रॉस ऑल माय सेशन, आई शेयर माय ईमेल आईडी एंड फोन नंबर, आई कैन ओके। शेयर इट हियर आल्सो। एंड एनी डाउट्स आप व्हाट्सएप वगैरह पे भेज दीजिए, देर सवेर में आंसर कर दूंगा। 6 ये मैं
इमीडिएट नहीं आंसर होता क्योंकि मेरे पास काफी बैकलॉग होता है एंड मैं काफी क्लासेस लेता हूँ, बट आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड विद इन 24 hours. ओके, so my email ID is gp@careerlauncher.com and my phone number is 9811155160. टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप दोनों पे हूँ. आई आंसर ऑल क्वेरीज विच कम टू मी, बट डिले हो जाते कई बार क्योंकि मैं क्लासेस बहुत लेता हूँ. तो लोग आपको कॉल नहीं करते रहते? रहते रहते तो फिर आप क्या करते हो? कुछ नहीं, बात कर लेते हैं. देखो देखो, दैट स्टूडेंट इज वरीड. अगर मेरे 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट बात करने से उसकी टेंशन खत्म हो जाती है तो इट इज गुड फॉर मी एंड गुड फॉर हिम ना. एटलीस्ट आई एम मेकिंग एन इम्पैक्ट ऑन समवन. सर पर इतने सारे स्टूडेंट्स, आप बाकी चीजें कैसे करते हो फिर? देखो, जो अच्छा लगता है उसके लिए तो टाइम निकालना पड़ता है. ठीक है. अरे सो सर, ये सो तो वो बहुत ही इंस्पायरिंग नॉट एन है. इशू. आई हैव नेवर सीन समवन डू दिस कि आपने ईमेल और फोन नंबर लाइव सेशन में दिया है. मेरे ऑल माई सेशन, माई लास्ट स्लाइड इज ऑलवेज email ID, phone number. You can call me anytime, even when I take night classes, जैसे मैं लेता हूँ 9:30 11:30. उसके बाद मैं बच्चों को बोलता हूँ अगला 1 घंटा रात के 12:30 बजे तक मैं हूँ. जो भी डाउट है आज ही फोन करके आज ही निकाल लोगे, क्योंकि अगली क्लास तक भूल जाओगे ना. देखो, इफ यू विल, यू कैन नॉट पार्क योर डाउट एंड अगली क्लास में पूछूंगा नहीं. आज का डाउट आज निकालो तभी काम चलता है, नहीं तो डाउट पाइल अप होते रहते हैं एंड आपकी प्रिपरेशन सफर करेगी. राइट सर. सर ये बहुत ही इंस्पायरिंग चीज आपने बोली है. मेरे को बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड फील हो रहा है ये सुनने के बाद. सो गाइज, आई थिंक आप सबके क्वेश्चंस हमने ले लिए हैं. आई होप सबके डाउट्स कवर हो गए हों. एंड जो लोग बार बार लिख रहे हैं कि सर एक बार फोन नंबर फिर से बता दो, फोन नंबर फिर से बता दो, मैं लिख दूंगी बाद में ईमेल आईडी और फोन नंबर कमेंट सेक्शन में. अगर फिर से बतानी हो तो सर एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं लास्ट में. 9811155160. ठीक है. एंड ईमेल आईडी आसान है, GP फॉर gpforgautampuरी@careerlauncher.com. सही है, सबको पता लग गया. अभी एक बार जीपी सर ओपी कर दो. मैं तन्मय भट्ट तो नहीं हूँ, बट इतनी तो फैन फॉलोइंग है जीपी सर की कि हम जीपी सर ओपी कर सकते हैं चैट में. आजकल का सर, क्या होता है ये? सर ये मुझे भी नहीं पता, ये अलग ही जनरेशन है. पता नहीं, कोई ये आप भी लिख दो अलग कि जनरेशन है, मेरे को तो लगा आप अगली जनरेशन हो, नहीं आपके नहीं बाद में आ गई है. सर मैं बिल्कुल अलग ही जनरेशन हूँ. कोई बता दो यार, ओपी का फुल फॉर्म भी बता देना. हाँ प्लीज, कोई ओपी का फुल फॉर्म भी बता दो और एक बार जीपी सर ओपी लिख दो. मेरे को भी क्या क्या पूछना पड़ रहा है. बट श्वेता, हाँ देखो देखो कितने सारे लिख रहे हैं. वेरी वेरी फ्रैंकली ना, the best part शायद मैंने पहले ही बोला था, बट आई थिंक इट स्टिल नीड्स टू बी रिपीटेड. द बेस्ट पार्ट अबाउट माय वर्क इज कि हम लोग बच्चों से घिरे रहते हैं विद करेक्ट फ्रेश माइंड्स एंड पीपल हु आर फुल ऑफ एंथुसियाज्म. सिनिसिज्म करेक्ट. उनमें अभी तक नहीं आया, उनमें अभी भी आइडियलिज्म है. सर ये आपने बिल्कुल सही कहा. मैं जनरली मतलब मैं इवेंट्स वगैरह पे कम ही जा पाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत हेजिटेशन होता है लोगों को फेस टू फेस मिलने में. बट जब भी मैं जाती हूँ, शुरू करते हुए मुझे जरूर डर लग रहा होता है, बट बाय द एंड ऑफ इट, जनरली एक बार मम्मी मेरे साथ गई थी. जनरली कोई भी मेरे साथ होता है ना तो उनको मुझे ऐसे खींच खींच के बाहर निकालना पड़ता है कि बस कर अब. मतलब मेरा मन ही नहीं करता वहां से निकलने का. मोस्टली मैं लंच नहीं करती जब मैं स्टूडेंट से बात कर रही होती हूँ, बिकॉज एकदम लगातार क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, खत्म ही नहीं हो रहे होते, बट फिर भी एनर्जी लेवल इतना हाई होता है. वो बहुत अलग फीलिंग होती है. It is very satisfying and very great to be interacting with students, and which is why मैं जो भारत दर्शन करता हूँ ना, हर साल मेरे एक्चुअली 2 राउंड चलते हैं, एक तो इस टाइम पे और एक इंटरव्यूज के टाइम पे. एंड द बिगेस्ट मोटिवेशन इज कि स्टूडेंट्स को मिलने को मिलेगा. सर ये क्योंकि क्या चीज है, ऑनलाइन आप मतलब ऑल ओवर घूमते हो? हाँ, जैसे अभी भुवनेश्वर गया था, अभी चंडीगढ़ जाऊंगा, कहीं और जाऊंगा. So I will be visiting about 20 odd cities now and 20 odd cities in January February इंटरव्यूज के टाइम पे. क्योंकि देखिए अल्टीमेटली होता क्या है ना, देखो अगेन जब जनरेशन गैप की बात कर रहे थे, मैं उस जनरेशन का हूँ जब फेस टू फेस इंटरेक्शन में मजा आता है. ठीक है. एंड ऑनलाइन ठीक है, अच्छा है, बातचीत हो जाती है, लेकिन वो कनेक्ट नहीं बनता, वो फील नहीं आती. एंड विच इज व्हाई आई लव टू गो एंड मीट स्टूडेंट्स. करेक्ट. एंड प्रॉब्लम एक और है, इस पोजीशन पे आ गया हूँ कि फिजिकल क्लासेस भी कम मिलती है. तो जैसे अब मैंने अपना तरीका निकाल लिया है. आज भी जैसे दिल्ली में आई वाज टेकिंग स्पेशल सेशन विद स्टूडेंट्स. सो करना पड़ता है, नहीं तो वही है ना कि ये अगर क्लासेस नहीं लूंगा तो शायद मैं इस बिजनेस में भी नहीं रहूंगा. सर और मुझे लगता है खुद के क्रिएटिव एनर्जी लेवल के लिए भी बहुत जरूरी होता है. सो फॉर एग्जाम्पल अभी
यूट्यूब पे बहुत सारा प्रोसेस मेरे को आउटसोर्स करना पड़ गया या डेलीगेट करना पड़ गया, लाइक मैं खुद एडिटिंग नहीं कर सकती अब, या थंबनेल राइट। खुद नहीं बना सकती। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो अगर मैंने डेलीगेट कर दिए ना, तो फिर मेरे को वीडियो कमर्शलाइज हो जाएगा, मेरा बनाने को मन नहीं करेगा। जैसे बिल्कुल ठीक। कमेंट्स के रिप्लाई करना, लाइक आई कांट, लाइक समटाइम्स आई डोंट अपलोड अ वीडियो जस्ट बिकॉज मेरे कमेंट्स पेंडिंग है रिप्लाई करने वाले। लाइक पहले मैं राइट। कमेंट रिप्लाई कर दूंगी, वीडियो आती रहेगी बाद में। सो ये आई थिंक बहुत वो जरूरी पार्ट है नहीं ये, छोड़ना चाहिए। बहुत जरूरी है ये। एंड जस्ट टू टेल यू, मैंने अपना ब्लॉग चालू किया था एक टाइम पे 2014-15 के आसपास ही, gpkafunda.com, अब सॉरी इट इज नॉट gpkafunda.in। उसमें आई यूज टू आंसर एवरी क्वेश्चन, एंड आई स्टॉप दैट ब्लॉग प्योरली बिकॉज मैं आंसर नहीं कर पा रहा था एट द पॉइंट ऑफ टाइम। इतना ज्यादा मेरा वर्कलोड था कि अगर मैं वो करूंगा तो बाकी सब छोड़ना पड़ेगा, एंड मैं शायद खुद को समझा नहीं पा रहा था कि कोई और मेरे बिहाफ पे आंसर कर सकता है। सर सो आप हैट्स आई ऑफ है, कंप्लीटली लाइक अप्रिशिएट जो आप लोग करते हो कि एवरी क्वेश्चन टू बी आंसर्ड, बिकॉज इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू डू इट। सर लाइक बट आपको भी हैट्स ऑफ है, आप अगर इतने सारे मैसेजेस के भी रिप्लाई करते हो, दिस इज अमेजिंग। इट इज बियॉन्ड माय अंडरस्टैंडिंग कि आप ये कैसे करते हो, बट लाइक रियली इंस्पायर्ड बाय दैट। ओपी का फुल फॉर्म आ चुका है, इट इज कॉल्ड ओवर पावर्ड। ओह। मेरे को हैरानी हो रही है, मुझे कैसे नहीं पता ये सब चीजें, बट ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच सर, बहुत ही मजे आए, एंड मेरे को थैंक यू। कंफर्टेबल फील हो रहा है लाइव सेशन करके, क्योंकि बहुत एनर्जी लेवल हाई रहा एकदम थ्रू आउट द ग्रेट। सेशन। थैंक यू। थैंक तो यू सर फॉर योर टाइम, एंड थैंक यू गाइज फॉर ट्यूनिंग इन। आई होप अब आप चीयरफुल हो एंड एकदम चार्ज्ड अप हो कैट 2023 के लिए और 24 के लिए भी। हम दोनों की तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट, टेंशन फ्री तैयारी करना। यस, राइट एंड ऑल द बेस्ट। एंड श्वेता सेड, टेंशन मत लो, टेंशन फ्री होके जाओ, जो होगा देखी जाएगी। राइट। थैंक यू गाइज, हैव अ वेरी गुड नाइट, और जो लोग बाद में देख रहे हैं उनको भी ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट।